में रोए कब थे आप? मैं रोई कब थी? आखिरी बार? मैं कभी भी रो देती हूँ। फिर भी आखिरी बार अ, कब रोए थे आप? आखिरी बार कल रोई थी। कोई खास वजह जो आप शेयर कर सकते हो अगर ऐसी है तो? वजह एज़ इन मैंने अपने स्टाफ को ही थोड़ा-सा लाउडली डाँट दिया था। नो तो जब मैं वो करना नहीं चाहती हूँ, वो गलती से हो जाता है या मैं भी इंसान हूँ। उसके बाद मैं पछताती हूँ, रिग्रेट करती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं ऐसी हूँ नहीं, जो मैं बन जाती हूँ। इस वजह से थोड़ा-सा वो हो गया था बिकॉज़ मैं यहाँ से आई नो आई एम वेरी प्योर। अ, चंद चीज़ें आप करते हैं, जो आप ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। वो बनने पे लोग आपको कई मजबूर बार कर देते परिस्थितियाँ हैं। आपको मजबूत बना देती हैं। जी, जी। आँसू सूख जाते हैं तो फिर आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं प्रैक्टिकल हो या जाते हैं। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैंने अपने इर्द-गिर्द एक शील्ड बना ली है। जी, उस शील्ड के अंदर सबको आने नहीं देता मैं। उस शील्ड के बाहर मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन जी, अगर आप अंदर आ गए और आपने मुझे जान लिया, तो फिर मैं बहुत प्योर, बहुत इमोशनल इंसान हूँ जी, जिसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं जी। और उस इस्तेमाल ना होने के डर से मैंने अपने इर्द-गिर्द शील्ड बनाई है। आपको भी लगता है कि लोग इस्तेमाल कर लेते हैं या ऑफ़ कोर्स आप इतने टफ हैं, प्रैक्टिकल हैं? नहीं नहीं। अभी भी नहीं सीख पाई दुनियादारी? नहीं सीख पाई। मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुछ ना कुछ आपको सिखा देते हैं। अभी चलते-फिरते दुनिया में मैं अगर कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ या मैं बहुत ज़्यादा निडर तो मैं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनल इतनी ज़्यादा हूँ कि आते-जाते लोग आपको अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपनी हेल्प करवाने के लिए भी आपको इमोशनल कर जाते हैं। और मैं हो जाती हूँ और उसके बाद फिर ऐसे सोचती हूँ कि यार नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कहीं न कहीं आपको वो डिच करने से तकलीफ़ जो होती है वो तकलीफ़ होती है। अब आई मेरे मीन ज़हन में एक सवाल मैं क्योंकि भी टिपिकल क्वेश्चंस में मैं जाऊँगा पॉइंटर वाइज़, वो हमेशा एक ज़हन में रहा कि अक्षरा सिंह के बारे में लोग बात करते हैं। मैंने भी आपके आने के पहले एक पोस्ट डाली जहाँ पर ये था कि आपको लेकर बात हो। हर इंसान रिएक्ट कर रहा था, पसंद-नापसंद और अक्सर जो इस शेड के लोग होते हैं जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, हुँ। उनका करियर बड़ा ब्राइट जाता है। आपको लोग फॉलो करते हैं मिलियंस में, आई थिंक आप हाईएस्ट नंबर वाली एक्ट्रेस हैं भोजपुरी में जिनके फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा हैं, 5 पॉइंट समथिंग मिलियन आई थिंक, 6 पॉइंट 6.3 समथिंग। मिलियन एंड 1 इज़ 10 समथिंग। हाँ, सो करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद मुझे ना कई बार लगता है कि आपको शायद आपकी इंडस्ट्री ने वो ड्यू नहीं दिया, जो आप डिज़र्व करते थे। अभी भी आप हालाँकि अभी आपकी एज इतनी नहीं है, अभी आप 30s में शुरुआत कर रहे हो, अगर मैं सही हूँ तो, गलत भी हूँ तो लोग गूगल कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि उस इंडस्ट्री ने वो ड्यू नहीं दिया, जितना आप में टैलेंट था, पोटेंशियल था, आपको लेकर वही 4 बातें चलती रहीं, शायद काम को लेकर उतनी चर्चाएँ नहीं हो पाई। आई मीन मुझे मैं जितना डिज़र्व करती थी, उतने अच्छे काम नहीं मिले। क्योंकि मुझे जज बहुत किया गया। मुझे एक्टिंग अच्छी आती थी, मुझे डांस करना अच्छा आता था, मुझे गाना गाना अच्छा आता था। लेकिन मुझे कभी वैसी फ़िल्में नहीं मिली। शायद मैं उस तरीके से लोगों से शायद मैंने वैसा रिलेशन नहीं रखा या मैं उनको ज़बरदस्ती का चमचागिरी नहीं किया या फिर आप कह सकते हैं कि ओह माय गॉड, हेलो, ये सब नहीं किया। मैं बहुत रियल रही। मैंने अम, ऐसा क्या कहा जा सकता है मेरे पेरेंट्स एक्टर्स हैं शुरू से थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग वहाँ से हुई है, शुरुआत वहाँ से हुई है। तो उसके थ्रू मेरे जानने वाले लोग बहुत थे इंडस्ट्री में। तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा पीछे रही हूँ। एक शेर याद आ गया मुझे, ये कैसे करें उन्हें अपने प्यार के काबिल, शायरी या शब्द वो समझते नहीं, अदाएँ हमें आती नहीं। आती नहीं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका जो चरित्र है, चरित्र को पवित्र बनाने का कोई इत्र नहीं आता है। आप अपने किरदार से ही जाने जाते हो और वही आपकी असली पहचान है। तो अब एक फ़ेज़ बीतने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ़ द डे मेरा जो किरदार है, मैं अपने किरदार से जानी जाऊँगी। आज शायद लोग मुझ पे उँगली उठाते होंगे या मैं अपने इंडस्ट्री वालों की नज़र में ना अच्छी हूँ या चंद फैन्स भी होंगे जो लोग मुझे नहीं पसंद करते होंगे। ठीक है, मैं पर आप वो कल जाने के बाद कल जब समय आएगा, तब एक बार पलट के ज़रूर बोलेंगे कि हाँ, अक्षरा भी मैं कोई इसको थी। बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पहले एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद मैं जो लोग एक्चुअली सुनना चाहते हैं वो पूछूँगा। जी, एक जी। सवाल पहले मेरे ज़हन में आता है,
भोजपुरी फिल्मों में कई ऐसी एक्ट्रेस है जिनसे मेरी बातचीत होती है ओह वाह! और दोस्ती यारी भी थोड़ी बहुत रही। मैंने जो मेरा अपना एनालिसिस था, ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज भी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। बहुत ज़्यादा। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर मर्दों की चलती है। अधिकतर शादीशुदा मर्द हैं हुँ। जिनके लाइफ में उनकी एक पार्टनर है जो एक्ट्रेस है और वो उसी के साथ काम करते हैं। और जब उनसे उनका सेपरेशन होता है अलग अलग एक्ट्रेस के साथ, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था, जिनके किस्से कहानियां पढ़े या किसी ने खुद बताया मुझे, ये मैं आपके संदर्भ में बाकी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जी, तो जी। ये मेरा अपना एनालिसिस था कि जब उनसे उनका अलगाव हुआ तो उनके काम पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। साथ रहते उन्होंने कहीं और काम करने दिया नहीं, और अलग होने के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपके पास काम काम रोक दे। खत्म हो गया। और कई एक्ट्रेस को मैंने कोविड के टाइम में डिप्रेस होते हुए देखा है। वो लिटरली परेशान थी, वो बात करना चाहती थी, वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी क्योंकि डर था कि पूरा करियर खत्म ना हो जाए। थोड़ा बहुत बचा कुछ है, या सीनियर होने के बावजूद बहुत यंगस्टर के साथ काम करना उन्होंने शुरू कर दिया जो शायद उनके स्टेचर को मेंटेन नहीं कर रहा था, बट काम करने के लिए किया। डू यू बिलीव कि ये सच है? मैंने झेला है। मैंने इन चीज़ों को झेला है बहुत लंबे टाइम के लिए, और मैं इससे बहुत फ़ाइट की हूँ। या अभी भी आप कह सकते हैं कि एक आप लोगों के नज़र में मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस या एक जगह पे हूँ, बट मेरा मानना है कि मैं नहीं हूँ। मैं अब भी हर एक पल, हर एक दिन स्ट्रगल करती हूँ अपने काम के कैसा लिए, स्ट्रगल? अपनी जगह के लिए, अपने लड़की होने के लिए भी मुझे बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, अभी भी काम के लिए भी। तो एक फेज़ ऐसा आता है कि आप बिल्कुल कह रहे हैं कि पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व बनाया हुआ है लोगों ने, और वो अपनी पूरी हद लगा देते हैं, हद पार कर देते हैं अपने जगह को बनाने के लिए, तो वो कुछ भी कर जाते हैं। सो लड़कियों ने अगर ऐसा कहा है तो ये सत्य है, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है नए-नए फ़ेज़ में काम करना, और फिर जब आप चंद चीज़ों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उनको वो रास नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे ना कैसे कर सकती है? बट या इसमें क्या लड़कियों का दोष नहीं है? मतलब जिन एक्ट्रेस, किसी भी एक्टर, क्योंकि ये सवाल कमेंट सेक्शन में आएगा, वो जी, कहेंगे कि आपने भी तो अपना लाभ उठाने के लिए किया। मैं शुरुआत करता हूँ, चलिए बहुत ही बिल्कुल। क्लैरिटी से शुरू करता हाँ, हूँ। हाँ, श्योर, श्योर, श्योर। अक्षरा सिंह पर ये आरोप लगता है, और अधिकतर लोगों की ये धारणा है कि अक्षरा सिंह की जिंदगी जो है वो पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। जी, पहले साथ रहने पर अच्छा काम, ना रहने पर उनके खिलाफ बयानबाजियों का दौर। बहुत सारे उनके फैंस जो हैं, आपके फैंस नहीं, आपके फैंस आपके लिए स्टैंड करते हैं, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो ये कहते हैं कि आप लाइमलाइट में रहने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं, उनके बारे में बुरा भला कहकर, जबकि आप साथ उनके थे। जी। अब इस पर मैं जाऊं, इससे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप हमें बताएं, हाउ यू मेट पवन सिंह? कैसे आप जानते थे, कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि उससे समझना थोड़ा हमें आसान हो आई जाएगा। मीन सबसे पहले मुझे मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आई 2011 में। रवि किशन जी की रवि किशन जी के साथ मुझे पहला डेब्यू करने का मौका मिला, सत्यमेव जयते फिल्म हिट। फ़िल्म हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। बैक टू बैक हमने 3-4 फ़िल्में की, जिससे मेरा नाम हुआ। अक्षरा अक्षरा समथिंग, कोई एक लड़की आई है जो पटना से है। वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई, और यहाँ चंद फ़िल्मों को करने के बाद मेरी मुलाकात हुई, जैसा पवन कि सिंह से। नाम लिया आपने। हाँ जी, उनसे मुलाकात हुई, हमने साथ में 1-2 फ़िल्म की, और मैं थी बहुत छोटी, मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं कहेंगे। जी। तो मैं इज़्ज़त बहुत करती थी, मैं बहुत सीधी भी थी, कह सकते हैं। हम्म। तो जो जैसा कहता था उस समय ऐसा लगता था कि ही इज़ राइट, हम्म। या नो जो भी फ़िल्में आई मुझे ऐसा लगता था कर लेना चाहिए। ये चंद किस साल की आप कहानी बता रहे हो? ये आई मीन अराउंड 13-14 की थर्टीन बात है। फोर्टीन ओके। हमारी मुलाकात हुई, हमने फ़िल्में की साथ में, और फिर 14 में ही, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 14 में शायद उनकी शादी हुई थी नीलम सिंह से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तब मैं नहीं थी, ओके। तब मैं नहीं थी। शादी के टाइम में आप नहीं थी? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं था ओके। तभी, तभी हाय हेलो टाइप्स था। ओके। हम लोग साथ में 1-2 फ़िल्म किए, और फिर कोई लेना-देना नहीं। सो यू स्टार्टेड डेटिंग अराउंड 16, 15-16। हाँ जी, उसके बाद हमारी मुलाकात
3-4 साल बाद जब डेथ हो गया, उसके बाद और भी चीज़ें हुई, हमने फिर एक फ़िल्म की साथ में। तभी उनकी तरफ से ऐसा होता था कि यार अगेन कि यू नो अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं है ये लड़की, तो मुझे काम से कई बार हटाया गया। तभी हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था, और मैं वो सब फेस करती रहती थी कि यार मैं घर में जाके रिग्रेट करती थी कि मुझे आखिर मुझ में कमी क्या है कि मुझे काम नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारी फिल्मों से हटा दिया जाता है। तो ये सवाल थे मेरे मन में। एक बार ऐसे ही होता है इंसिडेंट कि वो आते हैं घर के नीचे मुझसे मुलाकात करने, और हाय हेलो होता है। तब भी कोई हीरोइन होती है उनके गाड़ी में, और भी चंद लोग थे वहाँ। आते हैं, मिलते हैं, और फिर नशे में हाय हेलो करते हैं, अरे तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ऐसा कुछ तो बोल के वो जाते हैं, और मैं कंफ्यूज्ड कि मतलब ऐसे क्या बोला इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप शुद्ध शब्दों में बोलें तो हम एक समय में बहुत भकोल रहे हैं, लोल टाइप के, जिसको समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और 5-10 मिनट बाद ट्यूबलाइट जैसा खुलती थी मैं कि हाँ ये हो गया। और रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पवन सिंह का। और एक्सीडेंट होता है, एंड आई वाज लाइक क्या हो गया, मेरे सामने होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने आए थे और ऐसे हो गया। और नेक्स्ट डे सुनती हूँ मैं, इल्ज़ामात के लंबे चिट्ठे मेरे ऊपर आते हैं। ये किस साल की लोग कहानी है? कहते हैं ये मुझे साल नहीं याद है। अप्रॉक्स एक आइडिया, मतलब अलग होने के बाद या यहाँ से शुरुआत हो रही थी? शुरुआत अच्छा, ये हो शुरुआत, रही हाँ, थी, हाँ, हाँ, ठीक है। बहुत पहले की हाँ, बात हाँ, है, हाँ, ठीक हाँ। है। वहाँ से इल्ज़ाम चल रहे हैं। वहाँ से इल्ज़ाम चल रहे हैं। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि इस लड़की से मिलने गए तो ऐसा हो गया, इसी के चक्कर में ये हो गया, इसी के चक्कर में वो हो गया। पूरी इंडस्ट्री में तमाम बातें इधर-उधर चलने लगी, और मैं करीबन 6 महीने डिस्टर्ब रही इस बात से कि क्या मेरी वजह से ऐसे हो गया क्या? आई मीन मैं गलत हूँ क्या? ऐसे कैसे हो गया? और उसके बाद हीलिंग का दौर शुरू होता है। फिर वो अपने दुनिया में मस्त, मैं अपने दुनिया में मस्त अपना काम-वाम कर रही हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है, मैं कर रही थी काला टीका, सीरियल ज़ी टीवी का। वहाँ मुलाकात होती है, और अम, एकदम से मैं ब्लैंक भी हो रही हूँ, बट ठीक है, मुझे बोलना है। वहाँ पे मुलाकात होती है, और फिर होता है सामने से अप्रोच, जिसको अब लोग कहते हैं कि यार मैं ज़बरदस्ती अपना नाम पाने के लिए या मुकाम पाने के लिए लड़कियाँ घुसती हैं, और उसके बाद अपना नाम बनने के बाद ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। तो हमने फ़िल्म की शुरुआत की। हमने साथ में लगातार कम से कम 13 से 15 शोज़ किए, बैक टू बैक। वहाँ लोग मुझे पसंद करने लगे। धीरे-धीरे चल के मैं भी इमोशनल हो गई, उनकी तरह-तरह की बातों में आ गई। ऐसा लगा कि यार ही इज़ द ओनली वन मेड फॉर यू। मेड फॉर मी, एंड और कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद मुझ पे धीरे-धीरे जब ऐसा लगा कि ये लड़की क्लच में आने लगी है, जो मैं कह रहा हूँ सारी बातों को मानना, सब कुछ करना, उनका एक अलग फ़ेज़ शुरू हो गया। आप लिव इन में भी थे। राखी जी। सावंत ने ऐसा आरोप शायद लगाया था आप ना, पर। आरोप के तो मतलब चिट्ठे हैं। आरोप तो कई लोग कई कुछ लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच हों। हम इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो आप पर आरोप लगते हैं, जी, हम जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें लिव इन का तो परमिशन दूर-दूर तक हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएँगे कि हमको किसी के साथ रहना है बिना शादी के। तो हम वैसे नहीं करते थे। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे जब उनकी बातों में आने लगी मैं, क्या अच्छा लगा था उनका आपको? ऐसा लगता था कि वो जो भी कहें, उनको मानना ज़रूरी है। मेस्मराइज़ हो गई थी आप पूरी तरह से। मेस्मराइज़ तो हो गई थी, और मैं जैसी एक्चुअल इमोशनल लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आप समझते हैं, बट एक बिहार की लड़की या एक यूपी की लड़की किसी के साथ अगर कमिटेड हो जाए, तो फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी ही इसमें है। चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मैं जी जाऊँ, या जो भी हो जाए। तब वो दौर चल रहा था मेरा कि नाम जुड़ गया है, तो मुझे अब ज़िंदगी बितानी है इस तो आदमी के साथ। अक्षरा सिंह उस टाइम पवन सिंह के साथ शादी करने के सपने देख रही थी? जी।
अक्षरा सिंह को पवन सिंह से प्यार हो गया था, मैडली इन लव। जी मैडली इन लव विद हिम। उस उसके इंसान से बाद जिसको कुछ साल पहले उन्होंने एक शराबी के तौर पर देखा कि नीचे आया, हंगामा किया, उसी शख्स से प्यार हो गई, जो प्यार जिसकी शादी टूट गई थी, जिसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया जी, था। वो सब सोचा ही नहीं, वो सब सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आई मीन जो है ये जो बोल रहा है ये सब सच है। आई और मीन ही इज़ द ओनली वन। कुछ याद नहीं कि उनकी कुछ वाइफ नहीं, ने सुसाइड क्यों किया। कुछ नहीं, मैं तह तक थी ही नहीं। मुझे कुछ आधी बातें पता भी थी, आधी बातें नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो है वही सत्य है और कुछ नहीं। लोग गलत, आपको लगता है आज के टाइम में कि लोग जो कहते हैं कि प्यार में देखना बंद हो आता है, आप सही चीजों को भी देखने का, आप अपने दिल को वजह देते हो, समझा लेते हो अपने आप को। ऐसा कह सकते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखता भी है। ठीक है, तो ये हैप्पी पीरियड फिर कितना लंबा चला आपका ये? ये चला करीबन मुश्किल से 1 साल। 1 साल के बाद यू नो हम साथ में काम करने लगे। उसके बाद उनका वो डोमिनेटिंग वाला जो फ़ेज़ था ना वो शुरू हो गया। किस चीज को डोमिनेंस? डोमिनेंस एज़ इन मैं रोज़ उनके जगने से पहले अपने घर पर झूठ बोल के जाती थी कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, और मैं उनके सुबह उठने का वेट करती थी घर के बाहर। उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको खाना बना के खिलाती थी। एक-एक चीज़ जो एक औरत करती है वो सब करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ड्यूटी है, आपने मन में पति परमेश्वर सा बना लिया था। जो भी कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि रात में पूरे दिन काम करते थे, रिकॉर्डिंग्स, गाना बजाना या शूट, वो ख़त्म करके रात में उनके सोने का इंतज़ार करती थी मैं कि वो सोएँगे, उसके बाद मैं चुपके से घर जाऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में भी नहीं पता चलेगा। एक डर था मेरे मन में कि घर में नहीं पता चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। वो टाइम मैं इतनी एज में तो पहुंच चुकी थी कि सही गलत पता था, और मन में ऐसा लगता था कि ये कर रही हूँ मैं, ये गलत है। घर में अगर पता चला तो पेरेंट्स डांटेंगे। तो ये डर मतलब लेकर छोटे शहर का जो आपके ग्रोन अप वो होता है, मेंटेलिटी आती है, वो आपके जहन में थी, मेंटालिटी वो मेरे वो जहन रहती में है, थी। हाँ। और ये मेरा पर सिलसिला मोहब्बत में दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि आप बहते कुछ चले जा रहे कुछ थे। कुछ नजर नहीं आता था। हाँ, बट ज्यादातर लोग प्यार में ऐसे ही करते हैं, आप अकेले कहानी नहीं है उस टाइम। शायद हम सब ने, या जो लोग देख भी रहे होंगे, सब ने ही ऐसे किया होगा, छिप छिपा के माँ बाप से झूठ बोलना, जी। जाना आना मिलना। आपको लगता है शायद यही जिंदगी, यही तो हाँ, भविष्य यही है। जिंदगी लग रही थी। हाँ। और ऐसा भी लगता था कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं समझा लूँगी, मतलब जब फेस करना रहेगा घर में तो मैं कर लूँगी। स्टैंड ले लूंगी इस इंसान के लिए। हाँ, स्टैंड ले लूँगी, बता दूँगी। एंड जो भी चीज़ें कास्ट होती वास्ट हैं, भी सेम है, इंटरकास्ट का भी इशू नहीं है। आई मीन कास्ट वास्ट को मैंने कभी प्रायोरिटी पे रखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे करीबन क्लास 10 तक पता नहीं था कि मैं कौन सी जात हूँ। मैं इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला मैं कौन सी जात हूँ। और वो इस, भी लोगों और द्वारा। इसका असर मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे चर्चा ही नहीं की हम ये जाते हैं, तुम्हारी माँ ये जाते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स का इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन मुझे जाति नहीं पता था कि मम्मी का कौन सा जात है, पापा का कौन सा जात है, नहीं पता था। हमको ट्विटर पता लगा था कि हम हाँ। ब्राह्मण है, उसके पहले हमको अंदाजा नहीं था। ओह, ट्विटर पे हमको स्पेशली बताया गया था अच्छा कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ऐसा था, हमने अच्छा। कहा, हमने कहा अच्छा। पर मैं अभी भी उसको आगे नहीं रखती हूँ। मैं इंसान हूँ और मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मरते दम तक मुझे कोई बोले कि आप इस जात से हैं, मैं नहीं, उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ मैं। सफोकेट करता है मुझे ये चीज़। और उसके बाद तो ये जो पीरियड आपका चल रहा था जिसमें आप खाना बना रहे थे, साथ में शूट कर रहे थे, फिल्में आ रही थी, शाम को ड्रॉप कर रहे थे, सुला के लौट रहे थे, सुबह अच्छे बच्चे की तरह उठा रहे थे, सब अच्छा था या इसमें भी कुछ आपकी नज़र में था जो आपको दिखाई नहीं पड़ा, जो बाद में शायद दिखा? 1 साल बाद, क्या? 1 साल होते-होते ऐसा हो गया कि जब देखा कि क्लच में आ गई है, फिर होने लगा कि तुम स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफेयर है। ओके। तुम फिल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ है। ओके। तुम और मैं कहती थी, डर लगता था घर में पता चल जाएगा, ऐसा वैसा। ओह, दैट मीन्स कि तुमको दिखाना है कि तुम सिंगल और भी कहीं एक्सप्लोर कर सकती हो। एक्सप्लोर कर सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, तुमको काम पाना है, तुम रिश्ते बनाओगी, तुम और लोगों को फ्लर्ट करोगी। बहुत सी बातें ऐसी थी
जबकि मेरे मन के भीतर ये ज़रा मतलब दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान के साथ किसी को डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं नज़र उठा के भी किसी को देख लेती हूँ तो वो पाप है। मेरे जैसी लड़की को उस समय ऐसा लगता था। अब ये चीज़ें शुरू हुई, स्टेज पे जाने लगी मैं। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे मुझे पैर छूना था। मैं पब्लिकली जाऊँ स्टेज पे, मेरा पैर छूना है। तो ये पवन सिंह ने आपसे कहा क्या कि पैर छूना जी, मेरा? जी, मेरा पैर छूना है, क्योंकि मुझे पसंद है, मेरा पैर छूना है, स्टेज पे चढ़ते लोगों को बोलना है, लोग जैसे बोलें वैसे ही रहना है, और आपने किया? मैं जैसा बोलूँ वैसे ही रहना है। जी, आपने किया? मैंने आपने स्टेज किया, पे पैर छुए आपने? मैंने किया, मैंने किया और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन बातों को मैं एकदम क्लियर अपने थोड़ा टाइम लेके बोलूँगी, लेकिन एक-एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, हुँ। उन सारी लड़कियों के लिए जो ये फेस करती हैं और चुप रहती हैं। और कई कर भी रही होंगी। और कई कर भी रही हैं और उसके बाद उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि वो मर जाती हैं, कि लोग क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? लोग जज करेंगे, वो लड़का क्या कहेगा? तो वो समाज की जो कुरीतियाँ हैं ना, उन जद्दोजहद में मैं मारना नहीं चाहती हूँ और आने वाली लड़कियों को। इसलिए मैं उन सारी बातों पे, उन सारे मुद्दों को आज ख़त्म करना चाहती हूँ। वो सारी बातें आज बताना चाहती हूँ जो मैंने झेला है एक समय में। अभी ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर मुझे डोमिनेट किया गया, मुझे हर तरीके से क्रश किया गया मेंटली। मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा, जिससे आप विचलित हो जाएँगे। जिससे आप इतने परेशान हो जाएँगे कि ना आपको मरते बनेगा, ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ, था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं, नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ, था। नहीं था? नहीं, नहीं था। वो करते-करते अचानक मेरे ऊपर बड़ाम से टीवी फोड़ दिया जाता है, टेबल फोड़ दिया जाता है। क्योंकि तुम एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो, तुम नहीं एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो। तो मैंने उस दौर को देखा है जहाँ जानवर को देखा है मैंने। तो इतनी डरा दी गई मैं, कंटिन्यू इतनी डरा दी गई मैं कि मुझे डर से डर लगना बंद हो गया। तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये सब प्यार में, पॉसेसिव में, ये प्यार में, कि मैं प्यार में हूँ इसलिए कर रहा हूँ। प्यार में हूँ। गलत मत लेना इसे। जी, माफ़ी भी माँगी होंगी फिर तो बाद में, जी, जी, बहुत, बहुत, कि बहुत। गुस्से में था, प्यार गलती से हुआ। हुँ, तुम तो जानती हो तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। आप पानी पिएँगी? हुँ, आपको पता है ये जो आपने बात बताई, ये ना सिर्फ किसी इंडस्ट्री में, बल्कि आमतौर पर भी रिलेशनशिप्स में हर तीसरी चौथी लड़की के साथ नॉर्मल चीज़ है, जिससे हम प्यार का नाम देते हैं, फिर वो टॉक्सिटी बन जाती है और उस टॉक्सिटी को हम प्यार के नाम पर सहते रहते हैं, और फिर कब वो हमें ही ख़त्म कर देती है पता नहीं लगता। पता नहीं लगता। कितना कितना लंबा समय था ये जो आपने, ये वाला पीरियड रहा आपका? करीबन 2 साल। किसी को 2 बता? साल मैं एक इनसिक्योरिटी में जी रही थी। जब मैं इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेसेस से भी मिलती थी, कि मैं अंदर से इतनी टूट गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वो कितनी सुंदर है, मैं कितनी बेकार दिख रही हूँ, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। क्योंकि हर शॉट के पहले मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर हट के इससे काम करूँगी, मेरी कितनी बेइज़्ज़ती होगी, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा, इंडस्ट्री के लोग भी काम नहीं देंगे, तो काम नहीं देंगे तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी? मुझे ऐसा लगता था ऑल इन ऑल मतलब जो भी है, यही है, और अगर मैं इससे हटती हूँ,
तो लोग बोलेंगे कि ये तो चरित्रहीन है, इसका तो यही काम ही है। क्योंकि मैं जिसके साथ भी काम कर रही थी या करती होती थी, उनसे मेरा नाम जोड़ दिया जाता था। मेरा कसूर ये था कि मैं सुंदर दिख रही हूँ। मेरा कसूर ये था कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाते थे। मेरा कसूर ये था कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ। बस यही मेरा कसूर था। आपने ये सारी बातें उस टाइम किसी फ्रेंड से शेयर की, कोई फीमेल एक्ट्रेस या कोई दोस्त? क्योंकि लोग पूछते होंगे ना कि तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे मेरे कुछ फ्रेंड्स इन बातों को जानते थे, हो? पर उन लोगों का नाम मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गई हूँ। कुछ लोग थे जो लोग अपनी आँखों से देखते थे मुझे वो सेट सब झेलते हुए। सेट पर तो होगा ना, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, प्रोडक्शन के लोग होंगे। सब देखते थे, लेकिन दोष मुझे देते थे ना, वही डर मेरे अंदर था किस चीज़ कि का? कोई अगर सेट पे टाइम पे नहीं आ रहा है, इसी की वजह से टाइम पे नहीं आता है, इसी की वजह से फ़िल्म पे ध्यान नहीं दे रहा है। अरे यही मेन जड़ है। तो जो भी होती थी, वो मेन में ही होती थी। एब्यूजिव रिलेशनशिप था या नहीं? था, बहुत गंदा। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमने प्यार कम बिताया हो, सफोकेशन ज़्यादा हो। तिल-तिल मरती मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि जो है यही है। अब यहाँ पर फिर एक सवाल जो लोग लिखते हैं या आप पर आपको जज करने वाले कहते हैं कि अक्षरा सिंह वोकल तब हुई जब पवन सिंह ने शादी ज्योति सिंह से कर ली। शादी ना हो पाने के किलस में वो इतनी सारी बातें करती हैं। ये जो पार्ट आपने बताया कि 2 साल से आप उलझन में थी, घुट रही थी, मर रही थी, पैर छुआए जा रहे थे, गालियाँ पड़ रही थी, ये कोई ज़िक्र नहीं करता है। तो आप वोकल कब हुई फिर? आई मीन बहुत से लोग ऐसे मैं जब रिलेशन ये ख़त्म हुआ, जिस दिन मैं गई थी पटना और वो सारा ज़िक्र यूट्यूब पे आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी बातें रखी थी। जब पानी सर से ऊपर हो गया था और मुझे लगा कि अब नहीं, बस हो गया। तब मैंने एक-एक बात का ज़िक्र किया था। मैं उस इंसान को तब भी ज़लील नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी अच्छा वक़्त गुज़ारा था। बेशक बहुत अब्यूज़िव रहा रिलेशनशिप, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन फिर भी मैं उससे अलग होने के बाद मैं किसी को ज़लील नहीं करना चाहती थी। मैं अपने ज़िंदगी में खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा काम कर लूँगी, अच्छा नाम बना लूँगी तब भी। सर्वाइव कर लूँगी। जब रिलेशनशिप ख़त्म होता है हमारा, हम लोग जाते हैं एक शो के लिए और पता चलता है कि शादी है। 2 दिन बाद शादी है और मुझे पता और लगता तब भी आप है और रिलेशनशिप में थे? रिलेशनशिप में थी। अरे! उसके कुछ दिनों पहले मुझे नहीं पता था कि प्लानिंग चल रही है कि ये जो भी उनका पास्ट रहा है, उन्होंने ये सोचा कि मैं उनसे घर ले लूँगी, उनके पैसे के लिए उनके साथ हूँ या उनको धमकाऊँगी, जो भी उनका पास्ट रहा है कि भाई रिलेशन ख़त्म हुआ तो अब मुझे पैसे दो या मुझे घर दो कि मैं हाँ, मतलब सेफ उनकी रह जो फर्स्ट सकूँ। वाइफ पर आरोप लगे थे, शायद मुंबई में घर-वर ले लिया था उन्होंने। जी, तो ऐसा उन्होंने मेरे लिए भी सोचा, तो मुझसे आई थिंक 15-20 दिन पहले मुझे 5 लोग हुआ करते थे जिन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया और मुझे ऐसा लगता था कि कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, आई मीन दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, दैट मीन्स मेरे भी वेल विशर हैं। अगर प्यार से बात कर ले कोई, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कितना भला सोचता है ये। मुझे बातों में घुमाया गया, मुझसे बाकायदा स्टैम्प पेपर पर ऐसे वो लगता है ना स्टिकर, वो हुँ। लगा के बाकायदा कोर्ट से पेपर बन के आया था और उस पेपर पे लिखा था, मैं अक्षरा सिंह किसी भी जायदाद, किसी भी पर्सनल मैटर या और भी चीज़ों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये लिखा हुआ था और मुझे ऐसा बोला गया था कि हमार माई तहरा पे भरोसा नइखी करत, तो हमार माई खाती साइन कर देबू बेटा। तो मुझे लगा मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र। मैंने बोला अगर मेरी नीयत साफ़ है तो आप कहीं पे भी मुझसे साइन करा दो, मैं कर दूँगी। मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सी हीरोइन ऐसी हैं, बहुत सी हैं जो
कट टू कट काम लेती हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के बहुत से लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत नाम बना लिया है, बहुत शोज़ किए हैं साथ में, लेकिन मेरा मोटिव ये था ही नहीं कि मुझे बहुत सारा काम मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बैक टू बैक मेरी कम से कम 1000 फ़िल्में आती। हर महीने हम एक फ़िल्म करते। मेरा ये नहीं था। मेरा था उस आदमी को सँवारना, उस आदमी की उसको खिलाना, उसका केयर करना। मेरी ज़िंदगी यहाँ तक थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं, उससे उस लिमिट के बाहर मैं कभी नहीं गई। कट टू वो साइन करती हूँ और फिर पटना होली के टाइम हम लोग पहुँचते हैं और पता चलता है कि 2 दिन बाद शादी है। मुझसे बोला जाता है कि मेरी शादी है, आज तक मेरा शॉपिंग, मेरे कपड़े, सारा कुछ तुम ही खरीदती रही हो, तो ये जाके खरीद दो। तो शादी की शॉपिंग भी तुम कर दो। तो मैंने ना ना हाँ कहा, ना कहा। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुनी, नो रिएक्शन एट ऑल। मैंने बोला ठीक है, चलती हूँ। गई जाके पटना में। अब चूँकि उनको बहुत बड़ा शौक था कि वो उजागर करें कि हमारा रिलेशनशिप रहा था, हमारा रिलेशनशिप था, ये उनको उजागर करना था। तो मंच पे ये जितना मेरी बोला। मेरी बंदी है, जी, मतलब मेरी बंदी मेरी है बंदी है, जी। तो कोई और ना देखे। जी, तो अब तो पूरी पब्लिक जानती थी कि भाई इन्हीं दोनों की शादी हो रही है। शादी की खबर फैली और ऐसा हुआ कि अक्षरा और ये ही शादी कर रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। मैं पहुंची, उनके कपड़े से लेके यहाँ तक कि मैंने बोला कि लड़की का भी कपड़ा ये ले लीजिए क्यों कर रहे थे आप ये फिर? आप तो प्यार करते थे, आप तो रिलेशनशिप में थे। क्योंकि आपको जब तो पता था मुझे, आपको डिच कर दिया गया, फिर आप क्यों कर रहे थे? जिद नहीं थी, नहीं, आपको पता उन्होंने डिच कर दिया गया आपको। पर मुझे जिद नहीं थी। मेरी जिद नहीं थी उसको पाने की। मैं प्यार निस्वार्थ करती थी। मुझे ये नहीं चाहिए था कि वो ज़बरदस्ती मेरे साथ रहे। जब सामने वाला जिसके साथ आप रहने की इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं या जिसके साथ आप समय बिता रहे हैं, जिसको आप प्यार करते उनकी वो हैं। अरेंज मैरिज थी या वहाँ भी लव था? अरेंज मैरिज। ओके, तो बलिया आप की रहने वाली ज्योति सिंह। हाँ जी, तो आप प्यार को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो जब सामने वाले ने ये खुल के कह दिया आपको, तो फिर वहाँ पे इफ़ बट की बात नहीं आती है, ना कोई सवाल होता है। बट आपका तो अधिकार था ना, आप उनको खाना खिला रही थी पवन सिंह को, आप उनको कह रही हैं मैं पवन सिंह को सजाती थी, पवन सिंह को संवारती थी, सुलाती थी, उठाती थी, सारी चीज़ें, पैर छू रही थी स्टेज के मंच पर। जब वो शादी कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, शॉपिंग कर लो, तो आपको तो अधिकार था ना पवन सिंह से पूछने का कि फिर मेरे साथ क्या था? नहीं, अब मैं क्यों कर रही थी ये? नहीं, क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा कि जब आप कहीं पे ना निस्वार्थ रहते हैं ना, तो आप किसी को बाँध के नहीं रख सकते हैं। अभी भी आपको ये लगता है? आपको हाँ? कि अभी भी ये लगता है या लगता है कि नहीं, अच्छा होना और बेवकूफ़ होने में अंतर होता है? लगता है अब लगता है। फिर आपने शॉपिंग करवा दी। हाँ वो जी। एक गाना आया था प्रियंका चोपड़ा की, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। अब हाँ, बड़ा अच्छा एकदम। कह सकते हैं हाँ, तो या आपने दूल्हा सजा दिया अपने ही, जिनको ख्वाबों में पति मारा उनको सजा सवा कर किसी और के पास भेजा। भेज दिया। फिर अब उसके बाद हम जिस जगह से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम किसी के साथ शादी होने के बाद नहीं रह सकते हैं। हम्म, ये परवरिश मिलती है, हम बचपन से यही सीखे हैं समाज में रह के, दिस इज़ नॉट राइट। तो मेरे मन में मैं तिल-तिल वहाँ से ही मरना शुरू हो चुकी थी। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो मुझे इनकम्प्लीट थे, जिसको पूरा करना था। शादी करने के आने के बाद मैं नींद की दवाइयाँ लेने लगी। मैं शादी में डिप्रेशन गए में थे आप? जाने लगी। नहीं, मैं बंद थी एक कमरे में। मुझे चंद दोस्तों ने मिलकर मुझे बंद किया हुआ था। और मॉम डैड को पता लग गया था? नहीं पता था। अभी भी? वाया-वाया बाद में पता चला, उनको उड़ते-उड़ते खबर आई कि शादी होने वाली है। और तो शादी जब होने वाली थी तब पता लगा कि हाँ भाई, ऐसा मामला आगे बढ़ गया था। बट हमारी कोई बातचीत नहीं। ये बाद में मुझे पता चला कि पापा ने बोला हुआ था मम्मी को कि इससे बात नहीं करना है। उसको इस टॉपिक पे? हाँ, इस टॉपिक पे बात नहीं करना है, उसको इस ज़ोन में अभी अकेले छोड़ दो।
उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं घर आई। अब मुझे ऐसा था कि नेक्स्ट डे शादी के नेक्स्ट डे शो कोलकाता में, और मेरे पास अभी भी प्रूफ के तौर पर सारी चीज़ें, अभी भी लोग उँगली उठाते हैं, लेकिन वो सारा प्रमाण मेरे पास है। क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, लड़कियों को ज़लील करने में एक सेकंड भी नहीं लगता। तो वो प्रमाण रखना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर चीज़ें बिगड़ें तो आप दिखा पाएँ क्या। एक सवाल पूछे ईमानदारी से, हाँ, हाँ। डू यू स्टिल लव पवन सिंह? नॉट एट ऑल। आप नाम ले रहे हो, मेरे नज़र के सामने उसका चेहरा भी नहीं आ रहा है। ओके। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। नफरत है? ना नफ़रत है, ना प्यार है। शिकायत भी वो नहीं? शख्स ही नहीं है मेरे सामने। आई मीन दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता। पता नहीं। शादी के बाद जो भी ज्योति सिंह ने हाल फिलहाल में आरोप लगाए थे, बहुत ज़्यादा आप पर आरोप लगे थे, हुँ। उसमें एक आरोप ये था कि शादी के बाद उन्होंने फ़ोन लगाया और वो फ़ोन अक्षरा सिंह ने उठाया, कहा शायद पीकर वो सो रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। नहीं, मैं बता रही हूँ, उससे पहले का किस्सा तो मैं पहले बता लूँ। जी। वो ये था कि शादी तो हो गई, वो आए, और अब मैं वहाँ से डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। मेरे हाथ-पैर ठंडे हो गए, मुझे ऐसा लगा मैं कैसे फ़ेस करूँगी? मैं नींद की दवाइयाँ लेने लगी। मैं सिट्रिज़िन बहुत सारा खाने लगी, क्योंकि मुझे उससे नींद आती थी। फिर नींद की दवाइयाँ इधर-उधर माँग के, प्लीज़ दे दो भैया, प्लीज़ दे दो दीदी, जो भी मिलता था उससे माँग के मैं डेड रहती थी, कि अब मुझे ये काम पूरा करना है। हम लोग शो में गए, शो में जाने के बाद एयरपोर्ट पे, चूँकि मेरा सीट अलग हो गया था और मैं उनको टाँग के लेके जा रही थी, क्योंकि वो बहुत नशे में धुत थे। हम लोग कोलकाता पहुँचते हैं, ऑर्गेनाइज़र आता है, उनको गाड़ी में बैठाता है, और वो स तुनक मिजाजी हैं, बहुत सनकी कह सकते हैं। अचानक से वो मेरा पूरा बैग फेंक दिए एयरपोर्ट पे, और उनके साथ चंद लोग होते हैं, जैसे उनके साले और भी लोग, जो लोग उनको उनकी उनकी वाहवाही करते हैं। उनको भी वो पसंद नहीं है, लेकिन वो झूठी वाहवाही करते हैं, क्योंकि कुछ तो स्वार्थ रहा होगा या कुछ तो चीज़ें होंगी। वो मुझे सँभालते पीछे से आए और बोले, "चुप, चुप, चुप। अरे! क्या हो गया? क्यों ऐसे कर रहे हैं?" गाली-गलौज देते हुए उन्होंने चंद फैन्स को भी मारा कोलकाता में, और वो अलग गाड़ी में गए। और ऑर्गेनाइज़र अगर सुन रहे होंगे, चंद लोग होंगे जो चाटुकारिता करते हैं, और चंद लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं, और एक-एक चीज़ उन्होंने भी अपनी आँखों से देखा है। वो बैठते हैं, निकल जाते हैं, और मैं टूअर जैसा खड़ी होके देखती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ? वो आता है, आके कहता है कि आप दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए प्लीज़। और मैं जाके होटल के नीचे खड़ी रहती हूँ, क्योंकि वो टॉर्चर मुझे नहीं झेलना होता है। मैं खड़ी रहती हूँ कि अगर कुछ भी मैं बोलती हूँ अभी, तो शायद वो इतना ज़्यादा ओवर हो जाएगा, या तो मैं मारी जाऊँगी, या तो कुछ भी हो सकता है। आप पर हाथ उठाया उन्होंने कभी? बहुत बार, बहुत बार। थप्पड़? हाँ, और एक बार शायद मैं मरते-मरते भी बची हूँ, सार्वजनिक या फिर बंद कमरों में? बंद कमरों में। मैं मरती-मरती बची हूँ। वो ज़हन में अब भी आता है तो मैं काँप उठती हूँ। हुई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं अपने शब्दों से बयाँ नहीं कर सकती, मेरे हाथ-पैर अभी भी वो हो रहे हैं। अब ये होता है, उसके बाद वो शो करने जाते हैं, शो में मुझे नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि माफ़ी माँगो। तो बिना बात का भी मुझे माफ़ी माँगना होता था। मैंने गलती नहीं तो की है। यहाँ क्यों? अब तो शादीशुदा हो गए थे, आप अलग थीं, वो अलग थे। माफ़ी माँगो, क्योंकि उससे ईगो सैटिस्फाइड हो रहा है। माफ़ी माँगो, कैसे माफ़ी माँगो? पैर पे पूरा गिर के माफ़ी माँगो। साष्टांग? हाँ, पैर ऐसे पकड़ के माफ़ी माँगो, और वो एक ऐसा लगता था कि एक्टिंग कराया जा रहा है मुझसे, ज़बरदस्ती। ऐसे नहीं, ऐसे पैर छुओ, पूरा पैर छू के माफ़ी माँगो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, हमसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद नहीं करूँगी। एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों किया? दूसरे सीट पे क्यों बैठी? नहीं बैठूँगी, गलती हो गई। तो चंद चीज़ें थीं जो रटी हुई मुझे बैक टू बैक बोलना था। वो बुलवाया जाता था, क्योंकि किसी का ईगो सैटिस्फाइड हो रहा था। और चंद लोग जो मेरे इर्द-गिर्द थे, वो लोग जानबूझ के मुझे और तोड़ना चाहते थे, और तोड़ते जाते थे कि आपको करना ही पड़ेगा। यू आर हेल्पलेस राइट नाउ।
आपके पास कोई साधन नहीं है, अगर ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगी तो वैसे हो जाएगा। शो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हो बहुत सी चीज़ें मुझे डरा दी गई थी कि भाई ऐसे नहीं करना है, और मैं दिन काट रही थी, सच बताऊँ तो। उस दिन से मेरा दिन काटना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे किसी का रखैल बन के नहीं रहना था। मुझे ऐसा कहा गया था कि उनके ही चंद दोस्तों ने कहा था, अगर उनके अंदर इंसानियत होगी, ईमान होगा, तो कहीं न कहीं वो इंटरव्यू देखेंगे या अम, कहीं रात में सोएँगे तो उनको एक बार ज़हन में ज़रूर याद आएगा, जो उन्होंने किया था या उन्होंने अपने आँख के सामने देखा था। मुझे कहते थे लोग कि आपको ये चाहते हैं कि आप रखैल बन के उनकी रहें, कीप बना के रखना चाहते हैं कि इधर बीवी भी रहे और इधर आप भी रहें। वो मुझे मंज़ूर नहीं था, मुझे नहीं बनना था। मैं अकेली जीवन गुज़ारना चाहूँगी, पर मैं ऐसी जगह से नहीं आती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी काटनी पड़े। शादी के बाद आप फिजिकली इन्वॉल्व थे उनके साथ कभी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोशिश की आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन कोशिश ऐसा था कि ज़बरदस्ती आपको नौकरानी बन के रहना था। ओके। चंद चीज़ें मुझे सुनने में आई कि कहा जाता था कि फ़ोन उठाना एंड ऑल। मैं फ़िल्म कर रही थी उस समय। देखिए, मैं बहुत सी चीज़ें, डिप्रेशन का दौर ऐसा रहा है मुझ पर हावी कि मैं बहुत सी चीज़ें भूल गई हूँ। मुझे ज़ोर डालना पड़ता है दिमाग पे, क्योंकि मैं बहुत ओवर यू नो क्या बोलें, शब्द नहीं मिल रहा है, शब्द नहीं मिल रहा है। सो वो फ़ेज़ ऐसा रहा है कि मैं बस निकाल रही थी, और वो फ़िल्म पूरा करने के लिए मैं पहुँची। माँ तुझे सलाम, अभी याद आया, आई एम सॉरी। वहाँ सेट पे पहुँचती हूँ और अगेन नशे में रहती हूँ। पता नहीं लगता है कि आई मीन क्या करना है। वही रूटीन कि सुबह उठना है, पैर दबाना है, खाना खिलाना है, सेट पे उनको भेजना है, उसके बाद मुझे तैयार होके जाना है। ये ड्यूटी थी मेरी, वो तो पूरा करना है। नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सर का मूड अगर ख़राब हो गया तो शूटिंग पैकअप हो जाएगा, और शूटिंग पैकअप हुआ तो ज़िम्मेदार एक अकेली मात्र अक्षरा सिंह, क्योंकि यही घटिया लड़की है यार। ये इतनी बच्चलन लड़की है, इतनी बेकार चरित्रहीन लड़की है कि इसने इस लड़के का माथा ख़राब कर दिया है। इसने इसको सब कर दिया है। ये लड़का तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही कमाल का आदमी है। ये लड़की बेकार है यार। उसके बाद मैं सीन की तैयारी करती हूँ, रेडी होके जाती हूँ, सर का मूड ऑफ है। कुछ चीज़ें चूक गई, चंद चीज़ों में मैं खड़ी नहीं रही। सीन करके आते हैं, सर का मूड ख़राब है, कान में कुछ उटपटांग, बदतमीज़ी कर जाते हैं, और मैं वैसे में ही सीन करती हूँ, दिमाग डिस्टर्ब में ही। क्या बातें बोलते थे कान में, जो आप, क्योंकि कान में बातें आप जब आप बोलती हैं तो आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, ऐसा लगता है कुछ आपको कुछ ज़हनी तौर पर डराने वाली चीज़ें निकल कर आती हैं। आई मीन चंद चीज़ों को ना ही बोलें तो अच्छा है। आप बहुत कुछ कह रही हैं, आप कह सकती हैं, क्योंकि लोगों को जान आप आपने कहा ना, आपने ये शो इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो इस इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग एक्टर साथ वो काम करती होंगी, कैमरा ऑन होगा मुस्कुराती होंगी, लेकिन उस बिहाइंड द सीन में शायद ये वो लम्हे हैं जिनका जिक्र कोई नहीं करता। एक लड़की की डेथ भी हुई हाल फिलहाल में भोजपुरी इंडस्ट्री से, और उस घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। शायद कोई आकांक्षा दुबे दोबारा ना हो अगर आपकी जी। बात सुने, शायद। वही है, मरने के बाद सांत्वना लोग दे देते हैं, लेकिन ज़िंदा जब रहते हैं तो उनको मारने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये होता है। क्या कहा गया का? लोगों के साथ नाम जोड़ना, आपका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देना, आप बहुत ही निम्न स्तर के हैं, आपको मॉरली तोड़ना, आप बहुत ही ख़त्म हैं, आपको तो कोई पूछेगा नहीं, हम नहीं हैं तो। आप चरित्रहीन हैं, आपसे घटिया कोई इस दुनिया में होगा नहीं। आप मार्केट में जाएँगे तो आप पे थू-थू होगी, क्योंकि आपका हर किसी से संबंध रहा है, नहीं रहा है, फिर भी रहा है। तो इन चीज़ों से मैं डिस्टर्ब होती यहीं पर थी। एक क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। जी। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी और मेल एक्टर को डेट किया है? डेट एज़ इन नहीं, उस तरीके से बिल्कुल नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत तरह-तरह की बातें कही हैं, बहुत लोगों ने नाम भी जोड़ा है।
इस लेकिन पीरियड में किया था जब पवन सिंह को साथ आप थे? जी इस पीरियड में किया था 2014 से 17-18 के बीच में किसी और जी को नहीं, डेट? जी नहीं, मैंने नज़र उठा के कहीं भी नहीं देखा। उसके बावजूद आप सुन रहे थे। बहुत सुन रही थी, क्योंकि अब पता नहीं क्या कारण रहा हो, पॉसेसिवनेस रहा हो या उनका पास्ट रहा हो या जो भी चीज़ें क्या थी। अक्षरा सिंह ने अपनी कीमत बहुत हल्की कर ली? खुद को बहुत हल्का कर लिया? बहुत ज़्यादा, गिव अप करती गई, ये सोचा शायद इससे आगे दुनिया नहीं है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं बता तो रही हूँ, मैं इनसिक्योर्ड हो गई थी। अब सेल्फ डाउट सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगता था किस मैं चीज़, कुछ हूँ ही नहीं। काम को लेके, अपने आप को लेके, शक्ल को लेके, हर चीज़ को लेके? शक्ल को लेके, काम को लेके, अम, ऐसा लगता था कि अब कुछ है ही नहीं। बचपन से खुद काम करती रही हूँ, कम उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू किया। अम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद जो अर्न करके अर्जित कर पाऊँगी वो, पेरेंट्स पे कितने दिन तक निर्भर रहेंगे आप। तो मैं बचपन से ही, मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्लास 7 6 में थी तब से ही मैंने काम करना, पॉकेट मनी कमाना शुरू कर दिया था। तो वो एक डर लगता था कि मैं अगर मेरा काम छिन जाता है, मैं कहाँ की रहूँगी? मैं अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाऊँगी, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी लाइफ में। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ दिया गया। और उस इंसान की भी आदत होगी, उम, इंसान की भी आदत लग जाती है कई बार। हाँ, इंसान की भी आदत डेफ़िनिटली, जब आप कुत्ता पालते हैं, कुत्ते से प्यार हो जाता है तो आप इंसान की तो क्या ही हम आप बोलेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, बहुत बेइंतहा प्यार था। लेकिन मुझे रहना नहीं था, मुझे साथ नहीं रहना था, क्योंकि वो शादीशुदा हो गए थे। अब चीज़ें हो गई कि शूटिंग पैकअप हुआ, वापस रूम में आए, तो अगेन मजमा लगा, लोग दारू पी रहे हैं, वहाँ पे चखना बना के दो और जितनी चीज़ें हैं वो सब अरेंज करके दो, अगर नज़र के सामने आप नहीं दिखे। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती थी कि मैं अब सामने ना दिखूँ, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पा रही थी, मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी। तो मैं आती हूँ, अपना काम करती हूँ, करके चली जाती हूँ। तब तक वीडियो कॉल लगाया जाता है। वो अपना फ़ोन पे बात करते थे। "आह! इधर आओ ज़रा, बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल पे। बाहर दरवाज़े पे वेट करो और जब तक हम ना कहब, वहीं खड़ा रहना है। मैं बोलूँगा तो अंदर आना, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ।" अपनी वाइफ़ से बात करते थे और मैं कहती थी, "ठीक है।" क्योंकि मुझे वो समय काटना था, वो दिन गुज़ारने थे मुझे। मैं बाहर दरवाज़े पे खड़ी हो जाती थी। उस वक़्त इनका एक साला हुआ करता है, उसका भी नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन मुझे बहन बोलता था, ये फर्स्ट वाइफ से सेकंड वाइफ से? सेकंड वाइफ़ से। ओके, सेकंड वाइफ़ से नहीं, उनके ख़ानदान में ही ऐसा रिश्ता ओके। निकलता है, जिस पे वो साला कहते थे और वो मुझे बहन मानता था। वो मुझे देख के बाहर रोता था, मुझे सांत्वना देता था, मुझे समझाता था और मैं भी कहती थी, "भैया", और उसके ही कंधे पे रो लेती थी। और ऐसा लगता था बस दिन काट रही हूँ मैं, बस ये फ़िल्म वग़ैरह ख़त्म हो और मैं जाऊँ, बस जाऊँ यहाँ से। वो बातें करते थे, मैं बाहर रहती थी, गलती से अगर दरवाज़ा खोल कर के पैर दुखने लगता था, कि 1.5 घंटे, 2 घंटे ठंडी में खड़ी रहती थी, काँपती रहती थी। दरवाज़ा खोल के पूछती थी, "आ जाएँ क्या?" क्योंकि खाना खिला के मुझे जाना होता था सोने के लिए। तो दरवाज़े से ज़ोर से चिल्ला के गंदी गालियों का प्रयोग और, "भागी यहाँ से! बोला ना उधर खड़े रहे, बोलूँगा तो अंदर आना।" और मैं दरवाज़ा बंद करती जी, दरवाज़ा बंद करती थी और वहाँ खड़े होके बस काँपती रहती थी और रोती रहती थी। आप इतनी कमज़ोर हो गई थी मतलब, इतनी कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक बोल्ड महिला की पर्सनैलिटी आती है। रील्स आती हैं, पटना की जी लड़की हैं, डरते थोड़ी ना हैं। वही वो तो रील कहते है। हैं कि इतना डर, 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 इतनी डरा दी गई कि वो डर से ख़त्म हो गया, डर ही ख़त्म हो गया। डर ही नहीं रहा फिर कहाँ निडर हो गई कहाँ मैं। पे स्टैंड लिया फिर? कौन-सा हाई टाइम था लगा यार अब हो गया? बस वहाँ पे वहाँ से निकले हम लोग। हुँ। मुझे रात में मैं बचाव की कोशिश कर रही थी कि वो आदमी बाहर ना निकले, दारू पी के बाहर निकल रहे थे चिल्लाते हुए, मुझे ही डराने के लिए। तब तक ऐसा लगता था कि इधर-उधर कोई सुन ना ले,
कोई सुनेगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं तब भी उस आदमी को प्रोटेक्ट करती थी, इज़्ज़त बचाने के लिए। दरवाज़े पे खड़ी हुई और मैंने बोला प्लीज़, प्लीज़ आप बाहर मत जाओ। इतने ज़ोर से उस आदमी ने मुझे धक्का दिया कि मैं बेड पे जाके गिरी और मेरा ये वाला पार्ट फ्रैक्चर हो गया। गिरी तब भी मैं खड़े होके रोने लगी। वो जिसको भाई कहती थी वो आया, आके मुझे उठाया। उठा के वो गया अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में गई। नेक्स्ट डे वहाँ से उठी, मैंने बोला बस, बस हो गया। एक लाइन से जितने प्रोड्यूसर्स थे मैंने सबको कॉल किया। बोला सर मुझसे काम नहीं हो पा रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेस नहीं कर पाऊँगी सर। मैं नहीं, आप दूसरे किसी को कास्ट कर लो। और हीरोइंस का भी नाम बताया, सर इनको इनको कास्ट कर लो, मुझे छोड़ दो सर, मैं नहीं कर पाऊँगी। आज से मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे काम नहीं हो पाएगा। छोड़ छाड़ के मैं बॉम्बे पहुंची। वही लड़का जो जिसको भाई बोलती थी वो आया मुझे पहुंचाने मुंबई। मुंबई उसी टूटे हुए हाथ से। घर आई, पापा को देखा और एकदम सूख के अजीब सी हो गई थी मैं। मर गई थी एक तरीके से कह सकते हैं आप। घर पहुंची, एक रूम में करीबन मेरा 1-2 हफ्ता या 15-20 दिन से ज़्यादा बंद बंद मैंने समय निकाला। मम्मी पापा, मम्मी तो समझ गए गए थे, पापा भी समझ गए थे। थोड़ा स्पेस दे रहे थे वो लोग मुझे कि खुद बताऊंगी। लेकिन वो फेज़ मैंने डिप्रेशन की दवाई लेके, नींद की दवा लेके किसी तरीके से काटा होगा कह सकते हैं। बस मर नहीं रही थी, बाकी सारा कर्म हो गया था मेरा। अचानक पापा बैठाते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम नशा कर रही हो? मैंने बोला नहीं। नहीं, एक काम करो, तुमको कुछ पीना है, तुमको कुछ नशा वशा करना है, दारू पीना है, तुमको नींद की दवा लेनी है, तुमको क्या करना है वो मेरे साथ बैठ के करो। आओ चीयर्स करते हैं हम लोग, पियोगे? बोला नहीं। और एक बाप का ऐसा कहना एक बेटी के लिए कितना दर्दनाक होगा। पापा ऐसे कह रहे थे जिसको मैंने बचपन से कभी नहीं सुना कि मैं पापा के साथ चीयर्स करूं बैठ के, या नशा नशा की बात पापा कैसे कर रहे हैं जिस बात से मैं डरती थी। मैं चुपचाप खड़ी थी, नहीं नहीं बोलती रही। कट्टू उन्होंने बोला कि मैं एक बाप होके कहता हूँ, अभी जाके जाओ, जाके फांसी लगा लो अंदर रूम में। मैं बाहर हॉल में हूँ, या तो फांसी लगा लो अभी के अभी। मैं संतोष कर लूँगा कि मेरा जो औलाद था इतना कमज़ोर और बेकार था कि वो मर गया। मैं सेकेंड डे से आंसू पोंछ लूँगा। या तो अभी हाई टाइम है, लड़के दिखा, कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा। उनका ऐसा कहना मुझे इतना हिम्मत दे गया अंदर से, फिर पलट के नहीं देखी मैं सर। आपने पहली बार कब उनके खिलाफ बोला फिर? ये तो इंसिडेंट पापा के साथ हो, पापा ने आपको हिम्मत ताकत दी। जस्ट नेक्स्ट डे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी नहीं, फिर? मेरा काम रोकना शुरू हो गया ओके। इंटरनली। मैं गाना गाने लगी, मेरे सारे काम बंद हो गए। फिल्म तो मैंने खुद ही छोड़ दिया था। चंद और काम थे जो मैं और हीरोज़ के साथ कर रही थी, वो सारे हीरो ने बोला मैं नहीं करूँगा। क्योंकि एक पावरफुल इंसान ने बोल दिया इंडस्ट्री के कि काम नहीं करना उसके साथ, तो लोग नहीं कर रहे थे मेरे साथ काम। हीरोइंस भी मेरे लिए मेरे खिलाफ बोलने लगी। प्रोड्यूसर्स चंद जो मेरे फेवर में भी थे वो लोग भी डर से नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन ऑफ कोर्स कोई भी अपने सर पे क्यों लेगा, जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो क्यों अपने ऊपर कुछ भी लेगा कि यार इसकी वजह से मैं इससे पंगा ले लूँ। तो सब अपना काम कर रहे थे, मैं हट चुकी थी। अ, अचानक से मैंने एक गाना गाया और जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मात्र 2 या 4 लोग होंगे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और तब से लेकर अब तक वो मेरे साथ हैं। जब काम रोका गया तो मेरे साथ मनोज मतलबी जी जो लिरिसिस्ट हैं, बहुत कमाल के राइटर हैं। पहला गाना भी उन्होंने ही गवाया जब मैंने सोलो गाया, और उसके बाद घुंघरू जी हैं जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इन दोनों ने, इनको भी धमकाया गया कि काम उसके साथ जो काम करेगा उसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, फिर तो आपकी लाइफ ख़त्म है। तो अंदरूनी रूप से डराया जाता था। कंपनी वाले अचानक से कॉल करते हैं मुझे, गाना रिलीज़ हुआ, सुपर डुपर हिट हो गया।
उसके बाद तो बात इज्जत पे आ गई कि भाई मेरे अलावा सर्वाइवल कैसे, क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग, ये शब्द थे उनके। यहाँ ऐसे ये स्टाइल जयबू के ने, यहाँ रहना पड़ेगा। वो बात मुझे मंजूर नहीं थी, मैं उसके खिलाफ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे करना ही करना है। इंटरनली अचानक से मुझे कॉल आता है, एक बड़े कंपनी के मालिक हैं, उनका कॉल आता है कि मैं, उससे पहले वो लगातार गाने ले रहे थे, मैं आपका गाना नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है, और मैं अगर मना किया तो मैंने अगर गाना लिया तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ मेरा पैसा लगा हुआ है वो डूब जाएगा, क्योंकि सामने वाला आदमी मना कर देगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, जाओ उसको लिया तो अब तुम जेलो। मुझे कॉल आया और मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैं एक एक पैसा जोड़ जोड़ के एल्बम बनाना शुरू की। 20,000 में, 30,000 में गाने करने लगी, किसी से हेल्प लेने लगी। मेरे जो म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर हैं, उन्होंने मदद करना शुरू कर दिया। वैसे वैसे गाने हिट होने लगे और इनको मतलब ऐसा हुआ, काटो तो खून नहीं, अभी इसका सर्वाइवल कैसे बंद करें। तब जाके और भी चीज़ें जब एक एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच गई, और आपको अगर सर्वाइवल पे बात आ जाए तो आप तो लड़ेंगे ना। आपको ज़बरदस्ती कोई डुबा दे तो आप कुछ तो हाथ पैर मारेंगे। वो हाथ पैर मारने का नतीजा था कि मैंने पहला इंटरव्यू दिया और मैंने अपनी सारी बातें रख दी, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि सर के ऊपर पानी निकल चुका है, अब मुझे बोलना चाहिए, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी जैसी उन सारी साधारण लड़कियों के लिए जिन्होंने न जाने मेरे से कितने गुना ज़्यादा कोई गांव कस्बे में रह रही लड़कियां, या इंडस्ट्री में और भी चंद लड़कियां होंगी जो ये सब झेल रही होंगी। वो जो चुप हैं, शायद मैं उनकी आवाज़ बन पाऊँ। मैंने बोलना शुरू किया और अपनी सारी बातें इंटरव्यू के दौरान रखी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लोगों ने इसको अन्यथा भी लिया, चंद लोगों ने, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ उस समय लगी थी, अब तो नहीं लगती है। अब तो मुझे संवेदना प्रकट करती हूँ मैं उन सारी लड़कियों के लिए, जो लड़कियां भी उस समय मेरे खिलाफ थीं और कहती थी कि ये तो नाटक कर रही है, ये तो जब तक सही था तब तक सही था और अब खत्म हो गया है तो अब नाटक, उसको बेच रही है, उससे कमाना चाह रही है, ये फेम लेना चाह रही है। तो वो सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करती थी। मैंने अपनी बातें बेबाकी के साथ रखी, सारा कुछ बताया, पूरा हल्ला हुआ, केस मुकदमा बहुत सारी चीज़ें हो गई, लोग अगेंस्ट भी रहे, लेकिन मुझे पीस मिला अंदर। मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी शांति मिली। हो सकता था उसके बाद, ये करने के बाद, मुझे तरह तरह की धमकियाँ, सुबह 5 बजे से लेके रात अगेन सुबह मॉर्निंग तक नॉन स्टॉप फ़ोन, कम से कम 2,000 कॉल्स आते थे नॉन स्टॉप। मार देंगे, ये कर देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे, यूपी में घुसने नहीं देंगे, आपका तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर से नीचे उतर के दिखा। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी डरती भी थी। मम्मी को लगता था क्यों इतनी वोकल है, थोड़ा बहुत तो मैनेज करके चलना पड़ता है। मम्मी डरती थी बहुत, कुछ भी ऐसा हो गया अपशकुन, या कुछ भी अगर मार भी दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी तो एक ही बेटी है। तो मम्मी डरती थी, लेकिन पापा पापा ने कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। बोला मार दिया जाएगा, मार दो, बस आगे बढ़, आगे बढ़ो, यहाँ से तुमको अपने लिए नहीं और भी लड़कियों के लिए तुमको ही स्टैंड लेना है। तुम बस आगे बढ़ते रहो, तुम चिंता इसकी मत करो कि लोग क्या कहेंगे। वो मुझे एक अलग हिम्मत दे गया पापा का कहना, और मैं लड़ती चली गई और अब भी लड़ ही रही हूँ। तो लेकिन अब काम, आपके गाने आते रहते हैं जी अब सोशल मीडिया पर आप खुश दिखती हैं। जी। हालांकि वो रील की दुनिया है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि रील की दुनिया से रियल लाइफ की दुनिया को जज नहीं करना चाहिए। कई बार हम रील पे से उतना दिखाते हैं जो लोगों को बिकता है, रियल में हम अलग होते हैं। हालांकि आपकी बात सुनकर मुझे एक शेर भी याद आया कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है,
हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ज़रूरी है। अभी काम धंधा कैसा चल रहा है? आई मीन जब आप स्टेप लेते हैं या आप जब एक अलग रेवोल्यूशन शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें, मुशक्क़तें भी आती हैं। तो वो झेल रही हूँ मैं, कहीं न कहीं ऐसा काम पे भी इफ़ेक्ट होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेरे बेवाकी से भी डरते हैं। अरे यार! इसको लेंगे तो आई मीन इट इज़ नॉट राइट। बहुत सारे एक्टर्स मुझे बड़े-बड़े हिंदी के एक भी मिले। परसेप्शन में तो बन गया होगा ना कि अक्षरा सिंह बवाल काट देती है, बवाल, हाँ, क्योंकि ऑफ़ आपकी कोर्स। आपकी क्लिप्स वही वायरल होती है, माइक फेंक देना, लड़ाई करना, केस कर देना। हाँ, तो लोग इससे भी डरते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वोकल है। अब तो कोई लाइन भी नहीं मारता होगा, हाँ। पता लगे सोशल मीडिया में जाके बोल देगी। नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं मारते भी इंसान ही मारते हैं हूँ। लोग लाइन, अब इंडस्ट्री लाइन तो अरे नहीं मारेंगे तो लड़की होने का फ़ायदा क्या है? डरते नहीं है। नहीं, डरते नहीं हैं, चंद लोग डरते भी हैं। बट जो जेन्युइन लोग हैं वो लोग पसंद भी करते हैं। ना, उन पसंद करने उन्हें वाले बहुत हैं, वो हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो पूरा कमेंट सेक्शन हमने देखा था। जी, उसमें ना, मैंने इसलिए शुरुआत वहीं से की थी, नापसंद करने वाले हैं तो पसंद करने वाले बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जो शायद अच्छे प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ अच्छा आएगा, जी, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो गानों में हो। मेरे फैन्स ने मुझे बहुत साथ दिया है। हाँ, आई मीन मेरे करियर में जितना मेरे पेरेंट्स का साथ है मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में, उससे मैं 90% कहूँगी कि मेरे फैन्स का भी है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस किए हैं, मुझे मोटिवेट किया है, मुझे हर एक सही चीज़ में, हर एक स्टेप में मेरा साथ दिया है कि भाई दीदी यू जस्ट गो अहेड, हम सब हैं आपके साथ। आपके बहुत सारे फैंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे मेरे पास, ओह जो वाओ! मैं पूछूंगा, हुँ, लेकिन उससे पहले 2 आरोप और हैं, वो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो आरोप ऐसे हैं जो रिसेंट कंट्रोवर्सी बहुत रही है। जी, एक आरोप पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लगाया कि शादीशुदा होने के बावजूद आप लोग रिलेशनशिप में थे, जिसको आपने बताया अपने अंदाज में, और हुँ। साथ ही आरोप ये था कि आप प्रेग्नेंट हुई थी, पवन सिंह के बच्चे की आप मां बनी थी, जिससे आपने गिरा दिया। यह आरोप आप पर पवन सिंह के समर्थक लगाते रहते हैं कि उनका बच्चा आपने दुनिया में नहीं आने ओह दिया, वाओ! पवन सिंह और ये के उनकी वाइफ ने भी लगाया। समर्थक लगाते हैं या उनके समर्थकों ने भी, उस कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने लिखा था, हाँ। और उनकी वाइफ ने तो सार्वजनिक तौर पर ही कहा ही था कि आप आई मीन मैं ये कहती हूँ कि उनकी वाइफ ने कहा तो, लेकिन अगेन मैं उस बारे में पता नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक लड़की का सवाल है। मैं इस बात पे इसलिए आप चुप हो नहीं गई। बोलेंगी तो वो आपको लेके एक धारणा बन जाएगी। मैं चुप इसलिए थी, मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि एक लड़की की बात थी। मैं शायद मैंने स्टेप बैक भी इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे भी एक लड़की की बात थी, शादी हो गई थी, तब भी मैं पीछे आ गई थी और इस बार भी ये बात आई है तो यहाँ पे भी एक लड़की की बात है अगेन, इसलिए मैं चुप हो गई थी। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो इन बातों को मैं रखती हूँ कि जब ये बात हुई थी, मुझे कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया था कि आप आई एम सो सॉरी फॉर दिस बट मुझे बोलना पड़ेगा जी। कि आप मेरे लिए गवाही देंगे क्या? ज्योति सिंह का कॉल, जी, पवन सिंह की वाइफ ने जी। कॉल किया जी। मुझे उस लड़की से संवेदना है। जब हमारी बात हुई थी और जब वो रो-रो के अपनी बातें बताती थी, तो मैं उस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ कि वो पेन मैंने झेला हुआ है। तो मुझे संवेदना उस समय भी रही है जब वो अपनी बातें शेयर करती थी। ये सत्य है कि उसने मुझसे बात की थी। लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ, क्या वायरल हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड किया आपका कॉल? ये मुझे नहीं पता। ओके। मुझे नहीं अब पता। दो उन्होंने अब किया दो कि लोगों की 2 फोन, लोगों की बातें हैं। अब अगर मेरा अब फोन में आपसे बात कर रहा हूँ और हाँ, क्लिप वायरल हो रही है, हाँ जी, ऑडियो वायरल हो रहा है, हाँ जी, तो या तो आप करेंगी या मैं करूंगा, हाँ जी। या तो तो वो टाइम फ़ोन में मेरे रिकॉर्डिंग था। हाँ। वो टाइम आई थिंक सैमसंग यूज़ कर रही थी और सारे हम्म, फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग होता ही है। तो वो ऑटोमैटिक होता हम्म, होता था। लेकिन ये जो बात आई थी कि भाई रिकॉर्डिंग मैंने वायरल की है तो मेरा कोई दूर-दूर तक लेना-देना हम्म, नहीं था। पर इल्ज़ामात लगे हम्म। एंड उसके बाद इधर सुनती हूँ कि मैं क्या कह रही थी? प्रेगनेंसी वाली बात चल रही हाँ थी, जी। इसका आधार क्या था, कहाँ से ये बात हाँ, आई?
आई मीन मुझे गवाही देने के लिए कहा गया। हम्म। मैंने बोला कि मैं हिम्मत ज़रूर दे सकती हूँ, पर मैं जब दूर-दूर तक आप दोनों की कहानी में हूँ ही नहीं। जब से आप आए, मेरी एक अलग दुनिया हो गई। मेरा कोई लेना-देना नहीं था। तो मैं कहाँ से फ्रेम में हूँ? क्या वो आपसे उन्होंने क्या शेयर किया ज्योति सिंह ने आपसे? अ, शेयर किया था अपनी सारी बातें, वो इट्स ऑन यूट्यूब राइट नाउ। कि मतलब जो भी उनके साथ बर्ताव किए जाते थे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लड़कियां आती थी घर में, आना जाना बहुत कुछ होता था। वो सारी बातें वो ज़िक्र कर रही थी मुझसे वो टाइम। मैंने तब भी उनको हिम्मत ही दिया था, जो वायरल हो गया था। उसके बाद मैं अपने मुशक्क़त में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ दिन-रात, क्योंकि मुझे भी अपना घर देखना हम्म। है, मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं भी एक सपने लेकर आई हूँ कि मुझे भी अपने सपनों को सजाना है। तो मैं उसमें लगी हुई हूँ अपनी दुनिया में। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ज्योति सिंह से, ना पवन सिंह से, ना किसी की दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं है। ये 2018 के बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कोई आए मुझसे मिलने, चाहे वो दोस्त भी हो, खुले बाँह से सबका स्वागत है। क्योंकि मैं वैसे संस्कार लेकर पैदा हुई हूँ कि मुझे सबका सम्मान देना है, सबको सम्मान देना है, सबको प्यार देना है। तो मैं वैसी हूँ भी बेसिकली। तो मैं बहुत ही जो आएँगे उनका स्वागत है, जो नहीं आएँगे, नमस्ते तो भैया। जब ये आप पर आरोप लगा प्रेगनेंसी वाला, तो आपने इसमें कोई मुझे सच्चाई? कष्ट हुआ, मुझे इस बात से बहुत कष्ट हुआ। इसलिए हुआ कि आपको, मैं मान रही हूँ कि आपको तकलीफ़ है, आपको जजमेंट, फ़ैसला चाहिए इस पे, आपको इन चीज़ों से उबरना है या न्याय चाहिए। मैं मान रही हूँ इस बात को। लेकिन अपने न्याय के लिए आप किसी लड़की को ज़लील करें, ये कहाँ का वो है? आई मीन ये दूर-दूर तक सही नहीं है। नहीं, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं मेरे ज़हन गिराया। में जो, या सबके ज़हन में एक थॉट आ रहा होगा कि आप आरोप की तरह लगाते हो, जैसे आप रिलेशनशिप में रहे, हुँ, ये कैजुअल आरोप है, हुँ, जो फर्स्ट साइट आरोप लगते हैं। हुँ। प्रेगनेंसी इज़ समथिंग वेरी सीरियस। ये टॉपिक उन्होंने क्यों चुना? आपको कुछ आपने पूछा नहीं उनसे कभी? या आपने कुछ शेयर किया जिसका मिसयूज़ किया गया? नहीं, आई थिंक मिसयूज़ किया गया होगा। आई थिंक उनके पास और भी रिकॉर्डिंग हो सकती हैं, पर मुझे उस चीज़ से एक ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्चाई थी इसमें कुछ? कभी कभी आप प्रेग्नेंट थी? जी नहीं, आप ये बात अगर मुझसे कह रहे हैं। मैं देखिए, मैं वो चीज़ कहता हूँ जो लोग आपको उम, घुमाकर पूछेंगे, अगर वो आपके मुँह से जाएगी बात। मैं आई मीन बिल्कुल नहीं, ये मतलब इसमें कहीं से कोई दूर-दूर तक सच्चाई नहीं है, और इन बातों को करना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक लड़की जो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है, जिससे किसी का कोई लेना-देना नहीं है, उसको आप ज़बरदस्ती घसीटते रहेंगे, ये इसका सवाल भी मतलब आप जायज़ नहीं होने चाहिए। लड़की को मारना चाहते हैं। एंड किसी चीज़ का क्या है? अगर आप सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी किसी को ज़बरदस्ती घसीटते हैं, दैट मीन्स आप उसका क्या करना चाह रहे हैं? आई मीन एंड मेरे लिए क्या बचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ? इस इश्यू उसके पर आपके अलावा फादर ने अच्छा स्टैंड लिया था। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था। पर मुझे तकलीफ़ है इस बात की। मैं आई मीन उनकी भावनाओं को मैं व्यक्त नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप एक साधारण बाप बन के उन सवालों को ज़रा अपने ऊपर लेकर देखिए, कि किसी बाप से पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, कोई इंटरव्यू आके लेता है, उनको कैसा लगता होगा? हालाँकि वो बहुत मज़बूती से आपके साथ खड़े थे। उन्होंने जो डेफ़िनेटली वो मैंने खड़े उनका हैं, स्टेटमेंट उनको सुना पता कि है कि उन दुनिया के सारे आरोप लगा दो मेरी लड़की पर। वो पैसे लेकर भाग गई, वो ये कर लिया, ये कर लिया, कुछ भी मत छोड़ो। सिर्फ़ वो एक लड़की, इसलिए मैं केस नहीं कर रहा हूँ। ये आपके फादर का स्टेटमेंट था ज्योति सिंह जी, को लेकर, जी। कि अगर वो महिला ना होती, तो इस बात का हम उन्हें उचित जवाब देते। सिर्फ़ वो एक महिला पड़ जाती हैं और परेशानी से गुज़र रही हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। हमने जब ये बात निकाली गई, हमने स्पष्ट बात भी की इस बारे में। घर में हमारे जब बातें निकली, पापा ने बोला ऐसा-ऐसा हो रहा है, अभी नया मुद्दा आया है। उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि वो यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं। मैं नहीं देख पाती, क्योंकि मैं अपना समय बेच चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है सुबह उठना है, ड्यूटी करना है, भागना है, दौड़ना है, मेकअप लगाना है, काम ही करते रहना है। रात में आती हूँ, थक के सो जाती हूँ। यही मेरी ड्यूटी है 2018 के बाद से। तो मुझे पता चला, और पापा ने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है? मैंने बोला पापा लड़की है। पापा वो भी झेल रही है कहीं न कहीं।
बोले इतनी बड़ी बात, वो ऐसे ऐसे बात हो रही है, पर तुम टेंशन मत लो, तुमको घबराना नहीं है इन बातों से। ऐसी तमाम और भी लांछनें तुम पे लगाई जाएंगी, तुमको कमजोर नहीं होना बेटा। तो किस किस चीज का डर होता है? इज्जत का डर होता है। इज्जत तो तुम्हारी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया तुमको सरेआम नीलाम करने में। तो अब बचा क्या? तुम्हारा बाप है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आगे बढ़ते चलो। जिनको जो समझना होगा, जो जो इतनी समझ रखते होंगे, उनके आप नज़र में सही होंगे। जो नहीं समझ रखते होंगे उनके नज़र में आप ऐसे भी बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। आई थिंक इस इंटरव्यू का मकसद भी तो यही है। सबके नज़र में बेदाग रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका अच्छा जवाब था, और शायद जो आपको चाहने वाले होंगे ये उनके लिए था। जी, जो नापसंद करते हैं वो तो इसमें भी वजह निकाल लेंगे। जी। एक और घटना बहुत वायरल हुई, उसके बाद फैंस के सवाल मैं लूंगा। हुँ, एक एमएमएस आता है हुँ, और आरोप लगता है कि अक्षरा सिंह एमएमएस है, जी, और सर्कुलेट किया था, और उसको लेकर भी कई उनके, मैं उसमें उनकी गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके कई समर्थक ऐसे जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें लिखते रहते हैं, और जी, आपको छोटा दिखाने के लिए हर जगह पर, आई एम श्योर आपकी पोस्ट पे भी आता होगा, जी, जो आप फोटोज डालते होंगे जी। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। पर आप नोटिस करेंगे इस बात में, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हम्म, आप सवाल कर नहीं नहीं, लीजिए। यही सवाल मेरा तो, वो घटना क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, कैसे पता लगा आपको कि ये एमएमएस है, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आप झेल रहे हो या झेला आपने, क्योंकि ये शायद अभी नया मामला शायद ये है। आप ये कभी नोटिस करना, मेरा या कोई बहुत बड़ा गाना आने वाला हो, या किसी फेमस किसी सेलिब्रिटी के साथ मेरे पिक्चर्स आने वाले हों, या मैं मिलियंस में क्रॉस कर रहे हों हमारे गाने, कुछ भी मेरा अच्छा होने वाला हो, कभी नोटिस करिएगा इस चीज़ को। उसी टाइम ये चीज़ होता है। उसी टाइम इन लोगों को ज़ोरों से आग लगती है और कुछ ना कुछ क्रिएट करने में ये लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे वो देखा नहीं जाता है। आई मीन हाउ? कैसे हो रहा है यार? कि किसी को हम तो दफनाना चाह रहे थे। वो तब भी उठ के कब्र से निकल के वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, कैसे? वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आप देखना, उसी दौरान ये भी बात हुई थी, और मैं वो बाकायदा पोस्टर के साथ, या जो मैंने पोस्ट किया था उसके साथ सेम डे का ये चीज़ क्लिप जो आने वाला था वो मैं दिखा सकती हूँ। वो आता है, और उससे पहले मुझे एक मैसेज आता है रात में कि तुम्हारा तुम्हारा ऐसा वीडियो निकालेंगे कि देखने लायक नहीं रहोगी। वहीं से तुम्हारी तैयारी चल रही है। जब एक लड़की को ये डर किसने ही कहा था, नहीं है। पवन सिंह ने? जी नहीं, एक अननोन नंबर से रैंडम मुझे मैसेज रैंडम आया। मैसेज आता है, और जब आपके अंदर डर ही नहीं है, आपको एक लड़की को बेइज्जत करने का, ज़लील करने का, उसको चरित्रहीन बताने का सारी सीमा कोई पार कर जाए, उसके बाद एक लड़की के पास कुछ बचता है? क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। जब तुमने ज़लील कर ही लिया है, अब इससे ज़्यादा क्या करोगे? किसी का एमएमएस कर दो, किसी के माँ-बाप को बेइज्जत कर दो, किसी का काम छीन लो, किसी की ज़िंदगी छीन लो। उसके बाद तुम्हारे पास क्या रास्ता है? मारना? एक मारना ही बच जाता है। उसके अलावा आप उसको ज़लील नहीं कर सकते हो। अगर कोई कहे कि मुझे कोई ज़लील कर सकता है, ज़लील का ज़ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। कर लो और क्या करोगे? तो ये एमएमएस वाली बात आई, और मेरा फ़ोटो मॉर्फ करके वो हम्म, वीडियो आप ज़रूर चलाना लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, या लोग जो गाँव कस्बे में रह रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। वो लोग थंबनेल देखकर ही ना ऊपर से ही यूट्यूब में एक बड़े बड़े रहेगा। कई सारे वेबसाइट्स ने चैनलों ने डाला कि अक्षरा सिंह का, इनफैक्ट लोग नाम लिख के डाल रहे थे, हाँ, इनके साथ आया एमएमएस, ये आया एमएमएस। मुझे इस बात से तकलीफ भी हुई थी कि एक बड़े पोर्टल ने बिना आर्टिस्ट से पूछे हुए, बिना उस व्यक्ति से पूछे हुए जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, अब बिना कंसेंट के नहीं डाल सकते हैं। ये आपने कैसे डाला? हम्म, मैंने सवालात भी किए। हम्म, टाइम्स ऑफ इंडिया से हमारी बात हुई और भी चैनल से बात हुई। चंद लोगों ने तो हटा दिया कि
भाई इतना वायरल हो रहा था तो वो देखा-देखी हमने वो शेयर किया, जबकि बात ऐसी है नहीं। हाँ, मतलब थंब में आप लिख देते हो, अंदर कहानी होता है कि कहानी वायरल हो कुछ रहा है, और होती है। वायरल तो है वो तो वीडियो ज़रूर आप शेयर करिएगा जो वीडियो चलाया जा रहा था। हुँ, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हुँ, मैंने वो वीडियो अपने घर में पापा के साथ बैठ के देखा। एमएमएस। जी, मैंने बोला पापा ये देखिए एक नया चीज़ आ गया। पापा ने देखा, "हट! हटाओ।" उनका ऐसे ही होता है मुझसे टोन बात करने का। हुँ, जब भी उन्हें मुझे मजबूत बनाना होता है, वो कहते हैं हटाओ। आप अनकंफर्टेबल नहीं थे क्या पापा है के ये? साथ ये देखने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि सत्यता थी ही नहीं, ऑकवर्ड बिल्कुल नहीं थी। या इतना कुछ झेल लिया कि अब आई मीन पापा मेरे लिए मेरे दोस्त से कम नहीं है। हुँ, मैं पापा से सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। बेशक लोग इसको चंद शहरों में या चंद छोटे जगह पे ये मानसिकता भी रखें कि अरे बाप बाप से ऐसे बात कर ली, अरे बाप रे बाप के साथ इतना कंफर्टेबल, अरे बाप रे बाप के साथ जैसे डांस वांस कर रहे हैं, कैसे बाप के साथ ऐसे डांस करके एंजॉय कैसे कर सकते हैं? आई मीन इस लड़की को लहजा नहीं है, इसको तमीज नहीं है, इसको नहीं, हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है। हमारे पेरेंट्स बचपन से ही दोस्त रहे हैं हमारे। नहीं क्योंकि आमतौर पर जैसे आपने कहा ना यूपी, बिहार, यहाँ पर थोड़ा होता है कि पेरेंट्स से थोड़ा ऑकवर्डनेस होती है। ऑकवर्डनेस थी एक समय में। हुँ, जब पापा ने मुझसे खुल के बात करना शुरू किया, हुँ, एक-एक बात रखनी शुरू की, लोगों ने मुझे शर्मसार करने में कोई हद नहीं छोड़ी, तो फिर अब कौन-सी चीज़ है जो मैं पापा से छुपाऊँगी? ट्रू, सही बात जब है। एक एमएमएस आता है, हुँ, लोग कहते हैं कि ये एमएमएस अक्षरा का ही है, अक्षरा को ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा कि ये अक्षरा का ही है। हुँ। देखिए तो वो आप घर में टाइम्स ऑफ शेयर इंडिया ने अभी भी उनका जो टॉप आर्टिकल आता है, हाँ, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एमएस स्कैंडल। जी। अब अगर आप इतना लिख देते हैं तो फिर आप इसके नीचे कुछ भी कहानी है, आप अंदर जी का भी ये रहा, ये देखिए, अक्षरा से लेकर इंडियन एक्ट्रेस के एमएस लीक हो चुके हैं। पढ़िए। अंदर कहानियाँ अलग होंगी, क्योंकि मैं तो हिस्सा रहा हूँ चैनलों का, मैं तो जानता हूँ। जागरण ने लिखा, आईबीसी 24, न्यूज़ 18 हिंदी ने चलो आपका वर्ज़न डाला है, कुछ लोगों ने आपका डाला, बट कई सारों ने केवल जो वो डाल दी, हाँ, स्कैंडल या जी। एक थंबनेल लगा दिया, थंबनेल से अभी भी प्रभाव पड़ता है। पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। चंद लोगों के ऊपर बहुत इमेज आप एक तरीके से किसी का इमेज खराब कर रहे हैं। आपने डिफेमेशन नहीं किया फिर? डेफमेशन किया है। सबको नोटिस गया एक लाइन से। क्या रिएक्शन था इंसान सब क्या रिएक्शन था आधे फिर? लोगों ने सॉरी बोला। पर हम जिस जगह में रह रहे हैं, हम हर किसी से लड़ते लेकिन वो थोड़े ना बात चलेंगे। फैल जाती है बातें तो फैल गई। और जो आप हर होना किसी को था वो सफाई हो दे नहीं गया। सकते। मैं सफाई दूँगी क्यों? जब मैं गलत ही नहीं हूँ तो मैं सफाई क्यों दूँगी? किसको दूँगी? तो कभी ऑकवर्ड नहीं होता कि आप कहीं स्टेज शो कर रहे हो, पीछे से किसी ने कहा कि हमने तुम्हारा एमएस देखा है, बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं होता है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तमाम मैसेजेस आते हैं मुझे। कितने कमेंट्स किए गए, कितनी चीज़ें हुई, कितने फ़ोटोज़ पे अब तो मैं कमेंट देखती ही नहीं हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है। मैं क्यों नेगेटिविटी अपने ऊपर लूँ? तो इस वज़ह से कमेंट्स में कितने आए कि अरे तुम्हारा तो मैंने वो वीडियो देखा। अरे क्या वीडियो देखा है बे? क्या वीडियो देखा है? तो जिनके वीडियोज़ अगर होते भी होंगे, उनको तो ये लोग मार देंगे। ट्रू। उनको तो ये लोग ख़त्म कर देंगे। हाँ, मतलब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके मॉम डैड एक्टर हैं, उसके बाद हाँ। आप इतना झेल मेरी मेरी वज़ह से मुझे कभी-कभी ऐसा भी लगता है मेरे पेरेंट्स को कितना फ़ेस करना पड़ता होगा। मैं अभी भी कहीं न कहीं कभी-कभी तकलीफ़ में होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता ही जा रहा है यार, कब ख़त्म होगा? कब ख़त्म होगा? चलिए हम थोड़ा लाइट करते हैं। जी। थोड़ा-सा लाइट करते हैं और वो सवाल लेते हैं जो आपके फैन्स ने भेजे थे। उहुँ। और अभी कोशिश कीजिएगा थोड़ा कट टू कट जवाब दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास आपके फैन्स के हैं और ये ओके। एक्चुअली में फैन्स ये मैंने पोस्ट डाली थी वॉव! और उनके नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम में फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बट जो कॉमन क्वेश्चंस थे मैंने वो उठाए हैं। हुँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अक्षरा सिंह के पापा की उम्र और इनकी उम्र में कितना फासला है? क्योंकि जब ये अपने पापा के साथ वीडियो बनाती हैं, तो लगता है क्यूट। कि ये बड़े भैया हैं। आय सो क्यूट। आई मीन मम्मी-पापा बहुत यंग एज में शादी किए थे, पर लव इसमें मैरिज, मेरी अरेंज गलती मैरिज? नहीं है, मैं बहुत बड़ी नहीं हुई हूँ। मैं आई मीन 94 मेरा हुँ, ये है बर्थ। 30 साल की आप। हाँ जी। हाँ।
और 30 साल की होंगी। अच्छा, और 6 महीना भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं। नहीं, क्यों बर्दाश्त करें? ठीक आई है, मीन जो बढ़िया हैं वही बोलेंगे। बढ़िया क्यों? रियल जो है वो रियल रहना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। और जब इनकी शादी हुई और फिर हम लोग इतने फ्रेंडली रहने बाल लगे। विवाह तो नहीं किया था पापा मम्मी ने? कम एज में शादी किया, बाल विवाह नहीं किया, वो मोहब्बत से प्यार व्यार करके इन्होंने लव मैरिज किया था। इंटरकास्ट मैरिज इंटरकास्ट कम उम्र मैरिज, में? कम उम्र में। सो हम लोग इतने फ्रेंडली रहते हैं कि आई मीन लकीली टचवुड मेरे मम्मी पापा बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत अच्छे दिखते मैं कहीं हैं। पढ़ रहा था कि आपका साथ ही अनिल कपूर जैसे लगते हैं, मतलब ओह वाओ, उनके भी पापा सुपर हैंडसम है, सारे बाल पापा बचे हैं, मम्मी पापा के भी दोनों सारे बहुत बाल सुंदर बचे हैं। हुए हैं, स्मार्ट हैं। दोनों ही अच्छे हैं और टचवुड की वो लोग बट ऐसे ही क्वेश्चन वही था, रहें। पापा की उम्र आपकी उम्र में कितना अंतर है? बहुत अंतर है भाई। आई मीन पापा अभी 60 हो गए। ओके, हाँ, लगते नहीं है। लगते नहीं है। हाँ, ये बढ़िया है, अगर ये आपको भी जीन्स मिली होगी तो आपकी बल्ले बल्ले। है ना, मम्मी मम्मी भी नहीं लगती हैं, देखो आप मम्मी को। बढ़िया बढ़िया। एक दूसरा सवाल था, भोजपुरी में कब तक एक दूसरे पर कटाक्ष वाले सॉन्ग बनेंगे या जातिवादी सॉन्ग चलेंगे, और क्या ये हिट होने के लिए जरूरी निंजा टेक्निक है? ये बात मैं कहना चाहती हूँ। मैं कोई भी गाना गाती हूँ, लोग कहते हैं कि मैं किसी के लिए गा रही हूँ। ये भी कब खत्म होगा पता नहीं। ये मैं भी सवाल करना चाहती हूँ कि लोग मुझे इस चीज से कब आजाद करेंगे। मैं कोई भी गाना गाती हूँ, अभी पटना की लड़की गाई, मैं रैप किया। ये आवाज नहीं बेटा दहाड़ है, तेरे सामने खड़े हैं हम पहाड़ हैं। मुझसे टकराने से पहले जरा सोचना, मेरा कुछ नहीं होगा तेरा, तेरा हो जाना कबाड़ है। अरे तुझ जैसे कितनों को अकेले रगड़ के तोड़े हैं हम। अरे पटना की लड़की है भाई, किसी से डरते थोड़े हैं हम। अकेले काफी बानी हम। ये गाना गाया। आपको लगता है ये मैंने किसी के लिए गाया हमको हमारी प्रोमो लाइन मिल गई। है? हमको प्रोमो लाइन मिल गई। क्या? टीजर में कटवा देंगे ये सब। आप मुझे बताओ ये मैंने किसी के लिए गाया है? अब ये हम दर्शकों पे छोड़ देते ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कुछ भी गाती हूँ, लोग कहते हैं किसी के लिए गाया। हैं। मैं देखिए, किसी के रैप लिए में नहीं। तो कई बार आप करते हो, इशारों इशारों में कहते हैं ना, शब्दों की बाजीगरी में आप खेल जाते हो। अभी क्या आप बोलेंगे? सियासतदान हो या कलाकार, जैसे हम लोग मीडिया मैं वाले। अपने फैंस के लिए गाने बनाती हूँ। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कनेक्ट होती हैं इन गानों से। बहुत से लड़के भी हैं जो जिनको सैड सॉन्ग मेरा पसंद है। बहुत से लड़के हैं जिनको रोमांटिक गाने भी पसंद है। तो मैं तरह तरह के गाने गाती रहती हूँ। बट शब्दों की महीनता तो होती है ना, एक ही लाइन में दोनों तरफ खेल होता है। बचना हो तो उसके लिए शब्द होते हैं, और खेलना हो तो होता है कि खेल भी दिया। चलो तो अब खेल खेलेंगे। हाँ, कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। कास्टिज्म है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जातिवादी बहुत प्रथा। ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक दौर था जब ऐसा सब नहीं हो रहा था, पर अब तो बहुत जोर शोर से चल रहा है। कुछ ज्यादा ही है। जहाँ पे लोग आई मीन लड़कियां कम, लड़कियों को क्या मतलब है, पर हीरोज अपना बहुत कौन कौन से भरपूर कास्ट? फायदा उठाते हैं। यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, हाँ, तीनों का? हाँ, ये लोग सब अपना अपना हाँ, जातिवाद का वो हमको लेके देखिए एक्टर घूमते से याद हैं। आ गए ना, ये शुक्ला, ये तिवारी, ये यादव, ये सिंह। आपको तो पहला ब्रेक रवि जी ने दिया था। हाँ जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और कैसे आया मेरे था? मेंटोर रहे हैं वो। अभी भी हैं? हाँ, डेफिनेटली। तो एक बार अरे कहिए ना, हर हर महादेव, उनके वो अंदाज में। हर 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 महादेव ऐसा जय वो कहते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अंदाज अलग है। जय भोलेनाथ। एक और क्वेश्चन था, हाँ, जय भोलेनाथ भी कहते हाँ, हैं। मैं उनसे मिला था। मैं कब मिला था उनसे? जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे गोरखपुर में। ओह, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। बड़े तीखे तीखे सवाल पूछे थे वो मैंने। बहुत क्यूट हैं, हाँ, बहुत अच्छे पहले हैं। मुझे ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। हैं? बाद में फिर अनब्लॉक किया, फिर हम मिले, दोबारा मिले। ओह, तो उनको मैं याद था, इसे हमको याद है बाबू, हैं? तुम हमसे बहुत कुछ पूछे थे। गाड़ी रोक के। हैं? हाँ, अरे बीच सड़क पे मिल गए थे हमको। अरे तो वाह, पब्लिक बीच में पहले हमने थोड़ा सा चढ़ा, फिर हमने 4 सवाल पूछ लिए अपने मन के। क्या बात है। हाँ, मतलब मेरा ये हमेशा रहता है कि पत्रकारिता कॉम्प्रोमाइज मत करो। करना भी नहीं हाँ, चाहिए। आपका अब काम है। आए दिन घर में, हर घर घर में पत्रकार आ गए हैं। हाँ, ऐसे ही बेफिजूल हाँ, कोई तो वो भी। उनका होगा, मेरा है कि मेरा वीडियो मेरे पब्लिक के लिए होता है। हाँ, सो जो पब्लिक को चाहिए, मेरी मेरी जवाबदेही सिर्फ पब्लिक को है, ताकि जब वो मुझे देखे या मेरे साथ किसी मेहमान को देखे तो उन्हें ये भरोसा हो कि मेरे साथ बैठ के बात हो आई रही मीन है। रियल अब बहुत कम रह गए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी भी।
और आप जैसे जितने लोग हैं जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं या रियल रह के अपनी बातों को रखते हैं, नमन है। मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ बहानता नहीं है, हमारा काम है। नहीं, जैसे अच्छी आप बात आप है। आप एक्टिंग करते हो तो आप चाहते हो ना कि अच्छा ओरिजिनल फील देना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही सवालों में अगर फील नहीं है तो फिर दर्शकों का समय क्यों खराब करना? तो बहुत दर्शक इसलिए भी तो पसंद करते हैं आपको। हम चाहेंगे कि बना रहे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों ने ये पूछा हुँ। कि अक्षरा सिंह बार बार स्टेज छोड़कर भाग क्यों जाती हैं? दर्शक निराश होता है और आयोजक का पैसा डूब जाता है, और कई लोगों ने लिखा कि हम बहुत दूर से ट्रेवल करके आए थे शो देखने के लिए हाय और ये सो भाग गई। क्यूट। जो भी ऐसा कह रहे हैं हाँ। उनको बहुत सारा प्यार है। बट अक्षरा सिंह स्टेज शो छोड़कर भागना नहीं चाहती है। अगर भागना चाहती तो शोज लेती नहीं, हम्म, पहली बात। और कुछ चीज़ें होती हैं, एक दायरा होता है, हर हम्म, कलाकार का अपना होता है। लोग इसको बेशक कह सकते हैं कि रूड व्यवहार है या ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ज़बरदस्ती झेलना चाहिए। तो ये करेक्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी विचारधारा से चलती हूँ, हम्म, अपने हिसाब से जीवन जीती हूँ और मैं ऐसे ही जीती रहूँगी। लोग पसंद करें, नहीं करें, ये उनकी चॉइस है। लेकिन स्टेज शो एक कलाकार अपनी कलाकारी दिखाने जाता है मंच पर, हम्म, तो लोगों का अप्रिसिएशन भी मिलता है। लेकिन चंद लोग उसको बहुत ही ओछा देख लेते हैं। चंद लोग जो हैं उनको एक तराजू में सबको आँक लेते हैं और वो जो पैसा उड़ाया गया था। पैसा और पैसा देना मैं मान सकती हूँ कि यूपी बिहार का एक कल्चर है। हम्म। लोग शौक से भी पैसे उड़ाते हैं, लोग शौक से आपके ऊपर पैसे गिराते भी हैं। हाँ, लेकिन बार डांसर और कलाकार का अंतर तो समझना पड़ेगा शायद ये यही। तो समझना पड़ेगा, डेफिनेटली समझना हाँ, पड़ेगा। और आई थिंक जिनमें ये समझ है वो समझ सकते हैं इन चीज़ों तो को, जिनमें समझ नहीं है वो यही नहीं वजह थी समझेंगे। कि आप ये मैसेज देना चाह रहे थे कि मैं बार डांसर नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। डेफिनेटली आप शायद यही बात मैं रखना चाहती थी और मैंने रखी। बट इसमें कुछ लोगों ने लिखा कि पहले अक्षरा सिंह को ऐतराज नहीं था इस बात से, कभी ऐसा पहले ऐतराज नहीं था, पहले पैसे उड़ते थे, चलता था। आ, अब अक्षरा सिंह में घमंड आ गया कि आप नहीं पैसे उड़ाओगे तो भाग जाऊंगी मैं। ये उधर से काउंटर आता है। भाई, घमंड की जहाँ तक बात है, अपने वजूद के लिए, अपने सम्मान के लिए अगर खड़े रहे कोई भी, तो उसको घमंडी नहीं कहें तो अच्छा है। वो घमंडी नहीं होता है, वो उसका अपना स्वाभिमान होता है। और रही बात पैसे फेंकने की, तो एक ज़माना ऐसा भी रहा है जब मैं स्टेज शोज़ करती थी हम्म, और वो वही दौर था जब मैं डिप्रेशन में थी। वो हम्म, डिप्रेशन का ही दौर था। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आप देखेंगे जहाँ पे मैं बेसुध नाच रही हूँ। हम्म, बेसुध, मुझे पता ही नहीं है कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। कुछ पता ही नहीं लगता था क्योंकि वो दौर ही अलग था। वो मेरी शक्ल पे आपको दिख जाएगा। हम्म, जो जेन्युइन कलाकार हैं या जो सच में इंसान होंगे, वो मुझे उस वीडियोज़ को देख के उन वीडियोज़ को देख के समझ जाएँगे कि ये लड़की कौन से ज़ोन में है। हम्म, मैं वो बहुत शौक से नहीं करती थी, बस जी रही थी मैं। हम्म, तो ये जो बात आई वो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं हम्म, और ये हाई टाइम है मेरा। मैं जब स्टेज पे जाती हूँ, बड़े शौक से जाती हूँ। जाने के बाद पूरा प्री प्लान गेम करके, गेम के तहत आजकल लोग मुझे बुलाते भी हैं हम्म, कि कैसे इसको मॉरली और डाउन करना है। हम्म, क्योंकि चंद लड़कियां, चंद कलाकार ऐसे भी हैं जो लोग मुझे प्रेज भी करते हैं। तो वो लोग अगर इसको मान रहे हैं तो इसको तो और गिरा देना चाहिए हम्म, ताकि उन लड़कियों का भी भविष्य खत्म हो जाए। हम्म। अब मैं जाती हूँ, जाके गाना बजाना शुरू होता है रेबेल हो और गए हो आप एकदम। हाँ जी, एकदम रेबेल हो गए हो। नहीं रिबेल नहीं हुई हूँ, बस अपने बट वजूद के इंस्पायर तो साथ रेबेल जैसे ही कर रहे हो आ, उस पे मजबूर कर दी गई हूँ। कि ये लड़ गई तो हम भी लड़ लेंगे। हाँ, कर दी गई हूँ हम्म, और करूँगी मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, उन लड़कियों के लिए भी कर रही हूँ जो लोग आए दिन सुसाइड कर ले रहे हैं, true, जो लोग आए दिन डिप्रेशन में जी रहे हैं, जो लोग बदनामी के डर से शादी भी कर ले रहे हैं, जो लोग माँ-बाप चाह रहे हैं कि भाई इसके 16 साल में 15 साल में शादी हो जाए, क्योंकि भाई बदनाम हो जाएगी हम्म, या बहुत सी चीज़ें हो रही हैं समाज में।
जो हालांकि बंद इस पर मैंने भी उसमें रिप्लाई किया था उन जनाब को। मैंने कहा अगर किसी इंसान ने कभी कोई गलत चीज सह ली, इसके बाद थोड़ी ना जिंदगी भर सहते रहेंगे। हाँ, कई बार आपको एहसास नहीं होता है कि गलत है, जब लगता है तो आपने स्टैंड ले लिया, या उस वक्त आप उतने मजबूत नहीं होते हो। नहीं थी मजबूत हाँ। ना, मैंने तो एक-एक चीज़ स्पष्ट पूर्वक बताया आपको, एक-एक शब्द क्लियर बताया कि ऐसी-ऐसी बात थी हम्म। और मैं थी बहुत कमज़ोर थी। नहीं नहीं, ये अच्छा स्टैंड है, इसमें मैं आपको अप्रिशिएट भी हाँ करता जी, हूँ। और ये लाइन जो मैंने कही भी कि जी। बार डांसर और कलाकार में अंतर होता है। जी। तो आप ऐसा नहीं वो पेशा छोटा है, लेकिन उस पेशे में अलग तरह की होती है। कलाकार थोड़ा सा सम्मान मांगता है, हाँ, हमको चाहिए फुल इज्जत। बिल्कुल। सम्मान हर जगह है, बार डांसर का भी अपना एक अलग सम्मान है। हम्म। लेकिन सबका तरीका होता है। अभी उनका एक अलग जॉनर है, वो एक अलग हाँ, मतलब उस इसमें जॉनर है। में कई सारी आप लिबर्टी ले लेते हो, जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, शायद जी। मेरे भी शब्दों की फ्रेमिंग व गलत हुई। जी, लिबर्टी ले लेते हो, जी। यहाँ पर लिबर्टी अलग होती है। जी, बिल्कुल। हाँ। और मैं जब जाती हूँ, मुझे अचानक से ऐसे फेंका जाता है और लोगों को पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। वो इंटेंशनली हो रही है। वो इंटेंशनली बाकायदा कहानी बना के की गई मेरे साथ। हम्म। और वहाँ सब मौजूद थे। पहले कहा गया कि गाना गाना है। हम्म। फिर जगह भी नहीं पता था मुझे कि उस तरीके का जगह है। मैं पहुँचती हूँ अपने ऑडियंस के लिए, मुझे तो जहाँ भी बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि आपको दर्शक देखना चाहते हैं, मैं कहीं पे भी चली हम्म। जाऊँगी। और मैं गई, मैंने नहीं सोचा कि ये जगह जैसे इंटीरियर एक है। बार कोविड में गए थे आप, एफआईआर हो गई थी। कोविड में हाँ, डेफ़िनेटली एफआईआर हो गई थी हाँ। और तब भी मैं दर्शकों के लिए गई थी। वहाँ पे बोला गया था कि फैमिली गेट टुगेदर है और अपने लोग रहेंगे और लोग आपको देखना चाहते हैं। तो मैं पटना ही में थी, बगल में था तो मैं गई और जाने के बाद अचानक से मास्क, मैं सबको अपील कर रही हूँ मास्क लगाओ और किसी ने लगाया नहीं। एक अलग कांड हो गया उधर और वो भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर घर ऐसे पे ही आपके चुटकियों शायद में लगा दिया पोस्टर जाता है। वोस्टर भी लगा दिए गए थे पुलिस की तरफ से घर पे आपके, जी, कि फरार चल रही हैं, क्योंकि कई अखबारों ने जी खबर और छापी कि बाकायदा वो अक्षरा सिंह फरार हो गई। वो अपना टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जो गन लेके जाते हैं, वो गन लेके आए थे, अक्षरा पुलिस सिंह लोग मुझे फरार हैं। पकड़ने के लिए। कहाँ फरार हो गई थी आप? पता नहीं, मैंने स्टोरीज़ भी डाले कितने की, मैं तो यहीं हूँ, मैं कहाँ भागूँगी? मैं यहीं हूँ, ले जाओ मुझे। आपको नहीं लगता सारे कांड आपके साथ क्यों आते हैं? इतने सारे कांड हो सारे गए। पता नहीं क्या बदकिस्मती कहें कि किस्मत मतलब कहें, बवाल करती समझ हैं, नहीं बवाल आता। आपके इर्द-गिर्द अपने आप होता रहता है। अपने आप हो जाता तो है। किसी पंडित-वंडित को दिखाया नहीं आपने कि भाई कुछ देख लो यार मेरा भी? नहीं दिखाया अभी तक लेकिन दिखाऊँगी एक बार। एक बार चलिए। ज़रूर पूछूँगी। अ